जय हिंद दोस्तों। अब हम कंटिन्यू करेंगे एथिक्स का पार्ट 2 ह्यूमन वैल्यूज़ से। अगर हम आगे कंटिन्यू करते हैं ह्यूमन वैल्यूज़, अब इसकी डेफिनेशन देखने से पहले पहले हम खुद से सोचेंगे कि डेफिनेशन क्या हो सकती है। कोई भी ह्यूमन वैल्यूज़ या वैल्यू आप अपने मन में सोचिए और इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश कीजिए। ह्यूमन राइट्स से इसको जोड़ते हुए हम देखते हैं कोई भी, जैसे ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, कोई भी ऐसा राइट जो हमारे ह्यूमन होने मात्र से ही हमें मिल जाए। तो उसी प्रकार से ह्यूमन वैल्यूज़ भी ऐसी वैल्यूज़ होती हैं जो हर ह्यूमन के अंदर होती है। हर समाज, हर जाति, हर धर्म, कोई भी कम्युनिटी का इंसान हो, उसके इंसान होने मात्र से ही उनके अंदर ये वैल्यू होनी चाहिए। उन वैल्यूज़ को ह्यूमन वैल्यूज़ कहते हैं। ऐसी वैल्यूज़ जो हमें ह्यूमन बनाती हैं, उसकी डेफिनेशन देखते हैं। ह्यूमन वैल्यूज़ आर दोज वैल्यूज़ विच आर एट कोर ऑफ बीइंग ह्यूमन। ह्यूमन होने के हमारे बिल्कुल कोर पर है वो, कि यही हमें ह्यूमन बनाती हैं। दे ब्रिंग आउट द फंडामेंटल गुडनेस, हमारे अंदर की अच्छाइयों को वो बाहर लेके आती हैं, ऑफ बीइंग ह्यूमन एंड सोसाइटी। ह्यूमंस की और सोसाइटी की, दोनों की अच्छाइयों को वो बाहर लेके आती हैं। ऐसी वैल्यूज़ ह्यूमन वैल्यूज़ कहलाती हैं। अब इनके हम थोड़े से अलग अलग प्रिंसिपल या एस्पेक्ट देखेंगे, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ के। जैसे सबसे पहले तो ह्यूमन वैल्यू का एक एस्पेक्ट है कि उनके कारण पीसफुल को एग्जिस्टेंस हो सकता है। मतलब हम पीसफुली सभी अलग अलग सोसाइटीज़ में जो हम लोग बटे हुए हैं वो हम आपस में पीसफुली रह सकते हैं, क्योंकि हमारी जो ह्यूमन वैल्यूज़ हैं, हमारा कल्चर अलग होगा बट हमारी ह्यूमन वैल्यूज़ सेम है। तो पीसफुल को एग्जिस्टेंस के अंदर दो प्रकार की वैल्यूज़ हैं जो पीसफुल एग्जिस्टेंस करवाती हैं। पहली वैल्यू तो साइकोलॉजिकल वैल्यूज़, जिसके अंदर आता है बेनोवलेंस, कंपैशन, फॉरगिवनेस। अब कंपैशन और फॉरगिवनेस आप जानते हैं, फॉरगिवनेस का मतलब माफ़ कर देना, कंपैशन का मतलब किसी दूसरे के मन के भाव को समझ पाना, अपने आप को दूसरे की सिचुएशन में रख के महसूस कर पाना कि उसके ऊपर क्या बीत रहा होगा, और उस इमोशन के कारण इतना अपने आप को मोटिवेट कर पाना कि हम उसकी जाके मदद कर सकें। यही डिफरेंस होता है एम्पैथी और कंपैशन में। एम्पैथी में हम दूसरे के मन के भाव को अच्छे से समझ सकते हैं और हम उसके मन की पीड़ा को या खुशी को, दोनों को ही अच्छे से समझ पाते हैं। लेकिन कंपैशन उससे भी एक स्टेप आगे होता है। कंपैशन में हम उसके मन के भाव को समझ जाते हैं और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए आगे कदम भी उठाते हैं। उसके अलावा बिनोविलेंस आता है, जिसका एक जनरल मतलब हम देख सकते हैं दान पुण्य वाला जो भाव होता है मन में। इसके बाद ऐसे जो दूसरी टाइप की वैल्यूज़ होती है जो कि पीसफुल को एग्जिस्टेंस में मदद करती हैं, वो होती हैं सोशल वैल्यूज़, जो एज अ सोसाइटी को प्रॉस्पर करने में मदद करती हैं। इन वैल्यूज़ के कारण हम सोशली खुश रह पाते हैं आपस में, जैसे कि ब्रदरहुड, भाईचारे का भाव, इक्वालिटी, समानता का भाव, रिस्पेक्ट। ये रिस्पेक्ट ऐसी एक भाव है, जैसे हमने पहले देखा था पब्लिक और प्राइवेट वैल्यूज़ में, कि डिग्निटी और रिस्पेक्ट ऐसा है जो कि हर सोसाइटी में पूजनीय माना जाता है। उसके अलावा एनवायरमेंटल अवेयरनेस, जितना हम पर्यावरण का ख्याल रखते हैं उतना ही सोशली हम आगे डेवलप कर पाते हैं, उतनी ही हमारी सोसाइटी खुश रह पाती है। इसके बाद जो ह्यूमन वैल्यूज़ आती हैं जो बेटर हमें ह्यूमन बनाती हैं, वो है राइट कंडक्ट, सही आचरण, जो कि इसके अंदर आता है कंटेन सेल्फ हेल्प स्किल्स। ऐसी स्किल्स जिनसे हम खुद की मदद कर सकें, जैसे कि मॉडेस्टी, सेल्फ रिलायंस, खुद पर भरोसा कर पाना और खुद पर आत्मविश्वास करके खुद से ही अपने कामों को पूरा कर पाना, सेल्फ रिलायंस। इसके आगे हाइजीन, साफ सुथरा रहना। ये ऐसी सेल्फ हेल्प स्किल्स हैं जो हमें सही आचरण रखने में मदद करती है। और उसके अलावा सेल्फ हेल्प स्किल्स के अलावा सोशल स्किल्स। अब आप देखेंगे यहाँ पे इन स्किल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। जैसे पीसफुल को एग्जिस्टेंस के लिए, जैसे कि आपने सुना होगा, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। तो सबसे पहले खुद पर हमें सही विजय पानी है और फिर उसके बाद समाज को सुधारने का काम शुरू करना है। तो वैसे ही पहले साइकोलॉजिकल वैल्यूज़ देखी जा रही है जो हमें एक बेटर ह्यूमन बीइंग बनाएंगी।
तो पहले खुद पर विजय पाई जा रही है, और उसको 3 तरीके से देखा जा सकता है, कंपैशन हो गया, फॉरगिवनेस, और भी हो सकती है जो आप सोच सकते हैं, लेकिन यहाँ जनरली 3 में इनको समझा दिया। और जब खुद पे आप पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए खुद में जो बदलाव ला सकते हैं वो आप एक बार ले आएंगे, तो फिर सेकंड स्टेज जो होगी कि सोसाइटी को और अच्छा बनाया जाए, और फिर आती हैं सोशल वैल्यूज़। और सोशल वैल्यूज़ में हमने देख लिया ब्रदरहुड, इक्वालिटी, रिस्पेक्ट। उसी प्रकार से सही आचरण को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले खुद का सही आचरण, सोशल ये सेल्फ हेल्प स्किल्स, और फिर उसके बाद में समाज का सही आचरण जो कि सोशल स्किल्स में कवर होगा, जिसमें आ जाता है गुड बिहेवियर, मैनर्स। और ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इनको समझाने की ज़रूरत है नहीं। अब ये जो भी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, इनको आप जितना ज़्यादा याद कर सकते हैं ऐसे कि ऐसे, और इनको हम इसी तरीके से बिल्कुल तोड़ तोड़ के समझ रहे हैं ताकि याद करने में बिल्कुल आसानी हो जाए। आप जितना ज़्यादा इनको याद कर पाएंगे, आंसर राइटिंग के वक्त उतनी ही जल्दी ही आपके दिमाग में आएंगे, और जितनी जल्दी आपके दिमाग में आएंगे आपका आंसर उतनी ही जल्दी पूरा होगा। GS 1, 2, 3, 4 में GS 4 जो एथिक्स का पेपर होता है वो सबसे लेंदी पेपर होता है, उसको पूरा करना ही सबसे बड़ा टास्क होता है। उसको पूरा मात्र कर लेता है ठीक ठीक आंसर लिख के, वो 100 नंबर तो आराम से क्रॉस कर लेता है। तो ऐसे में पूरा करने का जो टास्क है उसमें सबसे बड़ा योगदान जो अगर किसी चीज़ का रहेगा आंसर राइटिंग के बाद, वो रहेगा आपने कितने अच्छे से इनको याद किया है। याद कर लीजिए, चीज़ें धीरे धीरे समय के साथ समझ में और अच्छे से आने लग जाती हैं। स्टार्टिंग में अगर समझ में ना भी आए, याद जितना अच्छे से हो सकता है उतना अच्छे से कीजिए, और अभी जितना अच्छे से आप इनको समझेंगे उतने ही आपको आसानी होगी इनको याद करने में। फिर थर्ड अगर हम देखें प्रिंसिपल जो एस्पेक्ट होता है वो होता है सेल्फ डेवलपमेंट, कि हम खुद को डेवलप कर सकें एज ए ह्यूमन। और उसमें जो चीज़ें हमें मदद करती हैं वो होती हैं जैसे ह्यूमिलिटी, ऑप्टिमिज्म, पेशेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ एस्टीम। तो ये भी लगभग सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इसके बाद हम चलते हैं ट्रूथ पे। सच्चाई जो है वो एक ऐसी ह्यूमन वैल्यू है जो किसी भी ह्यूमन सोसाइटी के एग्जिस्टेंस के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। सच हमेशा सच ही रहेगा। इसको अगर हम सेंटर कोर वैल्यूज़ में रखेंगे तो ही जो अलग अलग वैल्यूज़ है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, प्रॉबिटी, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, उन सब पे हम खड़े हो पाएंगे, और उन सब के बिना कोई भी समाज सर्वाइव नहीं कर सकता। तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आपको चाहिए तो आपको ट्रूथ इनके कोर में चाहिए ही चाहिए। तो ट्रूथ की मदद से हमें क्या मिलता है? हमें एक्यूरेसी मिलती है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि हम ट्रूथ को, सच्चाई को कैसे आचरण में लेके आ सकते हैं। हम ये सारी चीज़ें करके सच्चाई को आचरण में ला सकते हैं, एक्यूरेसी प्रैक्टिस करके, बिल्कुल सटीक और सीधी बात बोलना, फेयरनेस, सबको बराबर अवसर देना, सच बोलना, ऑनेस्टी, जस्टिस। इसके अलावा जो और चीज़ें जो हमें और भी अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाती है, बेहतर इंसान बनाती है, वो है डिसिप्लिन। देखिए डिसिप्लिन ह्यूमंस में होता है, जानवरों में होता नहीं। तो जानवरों से जो चीज़ हमें अलग करती है, बेहतर इंसान बनाती है, वो है डिसिप्लिन, ऑर्डर, सेल्फ रेगुलेशन। हर चीज़ को रेगुलेट करके करना, कि खेल कूद में अगर जाना है तो उसको भी रेगुलेटेड फॉर्म में करना है, पढ़ाई करनी है तो साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो हर चीज़ रेगुलेटेड होनी चाहिए। तो ऐसे में जो कुछ इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यूज़ जो हैं वो हम देख सकते हैं। सिंपैथी अभी आपको बताया था, सिंपैथी जो दूसरों से हमारे को ज़्यादा अच्छे से जोड़ पाती है, उनके मन के भाव को ज़्यादा से समझा पाती है, सिंपैथी दूसरों के प्रति। और एम्पैथी मतलब सिंपैथी का नेक्स्ट फॉर्म है, उससे एक कदम आगे चल जाते हैं हम, जिसमें हम अपने आप को लिटरली उनके भाव, उनकी जगह पर अपने आप को रख सकते हैं और समझ सकते हैं कि यार कितना बुरा हो रहा होगा इसके साथ में। तो एम्पैथी होती है। और फिर इसका जो नेक्स्ट फॉर्म होता है, एम्पैथी से भी एक कदम आगे हम चल जाते हैं कंपैशन पे, जिसमें हम समझ पा रहे हैं वो कितनी बुरी तरह दुखी हैं, और फिर हम उसको, उनके दुख के निवारण के लिए कदम भी उठा रहे हैं। उसके अलावा फीलिंग्स होती हैं, तो हम बेटर ह्यूमन बीइंग बन पाते हैं। ये ऐसी वैल्यू, फेयरनेस, डिग्निटी, लव, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पेक्ट, सिंपैथी, इमोशन, ये सारी चीज़ें, ये ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके होने से हम बेटर ह्यूमन बीइंग बनते हैं। तो इसलिए ही इनको ह्यूमन वैल्यूज़ कहा जाता है। अब इसके आगे चलते हैं कि इनकल्केशन ऑफ ह्यूमन वैल्यूज़ कैसे होता है, किस प्रकार से ह्यूमन वैल्यूज़ हमारे अंदर आती हैं, ऐसे कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम ह्यूमन वैल्यूज़ सीखते हैं, किन सोर्सेज से किस प्रकार की ह्यूमन वैल्यूज़ हम सीखते हैं, ये सब हम देखेंगे। तो सबसे पहला सोर्स किसी भी इंसान का,
किसी भी इंसान का सबसे पहला सोर्स होता है, पैदा होती है उसकी फैमिली, जो बचपन में अपने माँ बाप के साथ वो समय बिताता है। स्कूल जाने से भी पहले और स्कूल से भी बड़ा असर हमारे ऊपर फैमिली डालती है। तो हम सबसे पहले फैमिली द्वारा जो वैल्यूज़ हमें मिलती हैं उनको देखेंगे, और इसमें पहले हम पॉजिटिव वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे। जो अच्छी वैल्यूज़ हमें फैमिली से मिल सकती है होती है लिबर्टी। जैसे कि जॉइंट फैमिली होती है कि चाचा ताऊ सब साथ में रह रहे हैं, वो होगी जॉइंट फैमिली। एक होती है न्यूक्लियर फैमिली। तो जॉइंट फैमिली के अपने कुछ अलग फ़ायदे हैं, न्यूक्लियर फैमिली के अपने कुछ अलग फ़ायदे हैं। लिबर्टी जो होती है, आज़ादी, खुद के डिसीजन खुद लेने की आज़ादी, न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ी ज़्यादा होती है। जॉइंट फैमिली में आपको पिता की नहीं, चाचा की और ताऊ की भी परमिशन लेनी पड़ती है। तो ऐसे में न्यूक्लियर फैमिली में थोड़ी लिबर्टी ज़्यादा होती है। आप खुद के मन से कुछ चीज़ें नहीं कर सकते। आप कैरियर भी चुनोगे तो घर में सब बड़े बुजुर्गों के बताने के बाद ही आप कैरियर चुन पाओगे। तो ऐसे में न्यूक्लियर फैमिली आने से इंसान को खुद के डिसीजन मेकिंग में ज़्यादा अच्छा पार्टिसिपेशन मिलता है। तो लिबर्टी एक ऐसी वैल्यू है जो हम फैमिली से सीखते हैं अगर न्यूक्लियर फैमिली है तो। कोऑपरेशन हम फैमिली से सीखते हैं, मिलजुल के रहना, भाई वगैरह बहन सारे मिलजुल के जब रहते हैं एक साथ कोऑपरेट करके मुसीबतों को सॉल्व करते हैं। सेल्फलेसनेस, जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स के प्रति जो हमारा मन का भाव है, सेल्फलेसनेस कि उनका हमें भला करना है चाहे एक बार खुद का नुकसान हो जाए। कंपैशन बताई रखा है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे कि जो घर के बड़े होते हैं वो घर के छोटों के प्रति रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो अब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनका ख्याल रखना। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम फैमिली से सीखते हैं। रिलीजियस वैल्यूज़ जो हैं वो भी हम फैमिली से ही सीखते हैं। सबसे पहले हमारी रिलीजियस चीटिंग हम टीचिंग्स हमें अपने माँ बाप से ही मिलती है। हमारे धर्म के बारे में जो अलग अलग चीज़ें सिखाई जाती है। तो जैसे जैनिज़्म में अगर आप पैदा हुए तो आपको पता होगा जैन भाई बंधु जो होते हैं बिल्कुल नॉन वायलेंट नेचर के होते हैं। उसके अलावा जैनिज़्म में श्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दोनों वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद रखनी। ये वर्ड आप अगर अपने आंसर में लिख देंगे, श्यादवाद और अनेकांतवाद, ये दोनों बात अगर आप अपने आंसर में लिखेंगे तो आपके आंसर के मार्क्स डेफिनेटली बढ़ेंगे। क्योंकि जैनिज़्म में नॉन वायलेंस काफ़ी लोग लिख के आएंगे, लेकिन जब आप अनेकांतवाद लिख के आएंगे, ANEKANTVAD, अनेकांतवाद और श्यादवाद, जिनका मतलब मैं आपको पिछले लेक्चर में समझा चुका हूँ। अनेकांतवाद मतलब एक ही सच नहीं है, अनेक सच हैं। श्यादवाद मतलब कोई भी चीज़ डेफिनेटली नहीं है, डेफिनेटली यही चीज़ नहीं है, शायद ये सच है, शायद वो सच है, शायद ये सच है, इस प्रकार से। तो इन दोनों के आने से टॉलरेंस बढ़ता है। एक ही सच नहीं है, अनेक सच है। तो ये बात जब आपके मन में ये भाव जब आपके मन में आ जाता है तो आप सोचते हैं कि अनेक सच है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू है, दोनों को अच्छे से याद करना है, समझ लेना है। इसके अलावा रिलीजियस वैल्यू में जैनिज़्म के अलावा और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे आप सिखिज़्म का एग्जाम्पल देख सकते हैं। सिख भाई बंधुओं में जो है कर्म की भावना बहुत प्रबल होती है, या जो सर्विस की भावना कि हाँ वो अपने सिख गुरुओं के नाम पे जो मानवता है उनकी सेवा भाव बहुत मन लगा के करते हैं। लंगर में आप देख सकते हैं, गुरुद्वारों के बाहर जो देख सकते हैं, उन लोगों के जूते हाथ से उठा के साफ़ करके उन्हें वापस लौटाते हैं। तो ये कर्म भाव उनमें काफ़ी प्रबल होता है। उसके अलावा बुद्धिज़्म में मॉडरेशन में करने की बात काफ़ी करी जाती है, मध्यम मार्ग, बुद्धिज़्म का मध्यम मार्ग। तो वो हमें सिखाता है कि कैसे हमें बुद्धिज़्म में मध्यम मार्ग, अब वो हमें सिखाता है कि हमें कभी भी एक्सट्रीम स्टेप्स नहीं लेने चाहिए। हमें सोच समझ के, नाप तोल के, न्यूट्रलिटी में जीवन को जीना चाहिए। ऐसे नहीं कि आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वायलेंस में चले गए या फिर एक्सट्रीम पीसफुलनेस में चले गए। हमें बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल रहना चाहिए कि भाई हम पीसफुल बात करते हैं लेकिन साथ ही साथ देश में एक आर्मी भी रखते हैं तो मुसीबतों का सामना करने के लिए। तो न्यूट्रल, मध्यम मार्ग। हिंदुज़्म की बात करें तो हिंदुज़्म हमें स्पिरिचुअलिटी सिखाती है, और जो हमारा कर्म मार्ग है हिंदुज़्म में वो भी बहुत प्रबल है। तो ये चीज़ें हम रिलीजियस वैल्यूज़ में एग्जाम्पल दे सकते हैं। इसके अलावा फैमिली जो हमें सिखाती है वो है डिसिप्लिन। जैसे आपने देखा होगा आर्मी में अगर किसी के पिता होते हैं या घर का कोई बड़ा बुजुर्ग आर्मी में होता है तो उस घर के बच्चों को काफ़ी डिसिप्लिन से पाला जाता है शुरुआत से ही। सुबह उठा के एक्सरसाइज वगैरह करवाना या फिर आर्मी स्कूल में उनका दाखिला करवा दिया जाता है। इसके अलावा हम देखते हैं अब वेज ऑफ इनकलकेटिंग वैल्यूज़। ये तो वैल्यूज़ हो गई, पर इन वैल्यूज़ को डाला कैसे जाता है, फैमिली के द्वारा भी ये वैल्यूज़ वो डलती कैसे है बच्चों में, वो अब हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो होती है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। मतलब बच्चा देख के सीखता है, ये हमने बचपन से सुना है। तो बच्चा जब देख देख के सीखेगा तो उसे कहेंगे ऑब्जर्वेशनल लर्निंग। जैसे पिता अगर स्मोक कर रहे हैं तो हाई चांसेस होती हैं कि बेटा भी उनको देख देख के स्मोक करना शुरू कर देगा। तो
तो स्मोकिंग एक ऑब्जर्वेशनल लर्निंग से सीखी जाने वाली चीज़ है। अब आप इसमें डायरेक्टली कूदने के बजाय ना अपने दिमाग को एक बार इस वीडियो को पॉज करके आप एक बार पूरा जोर डालिए कि किस किस तरीके से आपकी फैमिली के लोगों ने आपको वैल्यू सिखाई। कि एक तरीका तो ये हो गया कि ऑब्जर्वेशन आपने खुद नहीं देख देख के सीख ली। दूसरा तरीका क्या रहा होगा, एक जो चीज़ हम सबने बचपन से देखी थी वो ये थी कि हमें जो है गलत काम करने पे डांट पड़ती थी और अच्छा काम करने पे तारीफ होती थी हमारी, या हमें गिफ्ट दिया जाता था। तो इसे रिवॉर्ड और पनिशमेंट के रूप में जो हमारे को सिखाया गया था वो भी एक मेथड था। तो रिवॉर्ड पनिशमेंट मेथड एक हो जाता है। दूसरा हो जाता है जैसे हमारे को कोई आइडल दे दिया जाता है, हमें बताया जाता है कि देखो बेटा बड़ा होकर आपको ऐसा बनना है, तो उसमें हम रोल मॉडलिंग करने लग जाते हैं कि मुझे पिताजी जैसा बनना है, पिताजी एक सक्सेसफुल आर्मी के ऑफिसर हैं तो मुझे भी बड़ा होकर एक आर्मी का ऑफिसर बनना है। या फिर जिन घर में महिलाएं काम करती हैं तो उनको देख के उनकी बेटियों को बहुत अच्छा इंस्पिरेशन मिलता है कि मेरी मम्मी एक वर्किंग वुमेन है तो मुझे भी बड़ा होकर एक वर्किंग वुमेन बनना है। तो इस प्रकार की, और जैसे अब हम देखते हैं अब जोर डालिए दिमाग पे, जितने भी आप अच्छे अच्छे एग्जाम्पल सोच सकते हैं वो सोच के रखिए, क्योंकि अगर आप खुद से लेके आएंगे ना ऐसी चीज़ें तो आपको ये चीज़ें याद करने में आसानी होगी। बाकी लेक्चर्स में तो मैं सारे पॉइंट्स गिना ही दूंगा, बाकी खुद से भी अगर आपके दिमाग में अच्छे अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं तो अभी से आपकी आंसर राइटिंग एक तरीके से मन ही मन प्रैक्टिस हो रही है, आप आंसर राइटिंग ही कर रहे हैं मन में। अब चलते हैं एलिगरी। एलिगरी जो होता है वो होता है किस्से कहानियों के थ्रू बच्चों को कुछ सिखाना। तो पंचतंत्र की कहानियाँ जो हैं, या फिर ग्रैनी स्टोरीज, जो दादी नानी की कहानियाँ हैं रामायण महाभारत द्वारा की उन्होंने जो कहानी सुनाई थी, जैसे पंचतंत्र की कहानी में हर कहानी के अंदर एक सीख होती है, तो उनके थ्रू हमें अच्छी वैल्यूज़ डाली जाती है। उसके अलावा आइडेंटिफिकेशन जो है कि घर वाले आपको बताते हैं कैसा बनना है, आपको आइडेंटिफाई करवाते हैं किसी एक को हीरो की फेलियर की तरह और किसी एक को हीरो की तरह। आपको कोई रिश्तेदार है, उसने अपने घर वालों की बातें नहीं सुनी और वो गलत रास्ते पर चला गया, तो उसको वो बचपन से ही आपको बताएंगे कि ये देखो ये फेलियर है, आपको बड़ा हो कैसे नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना। और कोई दूसरा आपका कज़न है जो कि पढ़ लिख के बहुत कुछ अच्छा बन गया, तो उसके बारे में आपको बचपन से बताया जाएगा, देख उसका ऐसे सिलेक्शन हो गया, तुम भी पढ़ाई करो। तो वो हीरो की तरह उसको आइडेंटिफाई करवाया जा रहा है। फिर होता है रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। दूसरे लोगों के बारे में आपको बता के आपसे भी वैसा एक्सपेक्ट करना कि देखो तुम्हारी क्लास में वो लड़का है शर्मा जी का बेटा, उसने वो सिलेक्शन ले लिया तो तुम भी सिलेक्शन लो, तुम भी मेहनत करो, वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। ऐसी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। फिर आती है ऑपरेंट कंडीशन। इसमें वही जो रिवॉर्ड पनिशमेंट वाला मैकेनिज्म जो था उसको दूसरे शब्दों में ऑपरेंट कंडीशन भी बोलते हैं। हो सकता है आपको ये ऑपरेंट कंडीशन याद रखने में मुश्किल हो, तो आप इसे रिवॉर्ड पनिशमेंट के नाम से याद रख लीजिएगा। इसके बाद आती है रोल मॉडलिंग। जैसे कि मैंने बताया था कि आप अपने पिता को एज ए रोल मॉडल देखते हैं, अपनी माता को रोल मॉडल की तरह देखते हैं, तो उनसे आप सीख ले सकते हैं। तो आर्मी वाले का जो बेटा होगा वो भी आर्मी में जाने की इंस्पिरेशन लेगा अपने घर के बड़े बुजुर्गों से, तो ऐसे में वो रोल मॉडल बन जाते हैं उसके लिए। अब हम आगे देखते हैं चेंजिंग वैल्यूज़ इनकलकेटेड बाय फैमिलीज़। कि अब जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन हो रही है और लिबरलाइजेशन हो रहा है, हम अलग अलग समाजों से जुड़ रहे हैं, और एक बहुत अच्छा टर्म है जिसको आप अपने आंसर में यूज़ कर सकते हैं, कल्चरल होमोजेनाइजेशन। हाँ, ये होमोजेनाइजेशन। तो इस टर्म का मतलब ये होता है कि अलग अलग जो कल्चर हैं वो होमोजीनियस हो रहा है, मतलब वो मिलके एक जैसे बन जा रहे हैं। किसी ज़माने में अलग अलग जातियाँ जो थी बहुत अलग अलग तरीके से रहती थी, और अलग अलग जातियों के पहनावे भी अलग अलग होते थे। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हम कपड़ों से बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट नहीं कर पाते कि कौन सा किस जाति का है या किस धर्म का है। तो इसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन कहते हैं। तो जैसे जैसे कल्चरल होमोजेनाइजेशन हो रहा है उसी प्रकार से हम ये देख रहे हैं कि खूब सारी वैल्यूज़ जो हमें पहले फैमिली से मिला करती थी, जैसे कि कपड़ों की ही वैल्यू हो गई कि हमारी फैमिली के लोग किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, वो चेंज होती जा रही है। तो ऐसी कौन सी वैल्यूज़ है, ह्यूमन वैल्यूज़, जो चेंज हो रही है फैमिली से, जो हमें मिला करती थी अब समय के साथ बदल रही हैं। तो जैसे न्यूक्लियराइजेशन जो हो रहा है फैमिलीज़ का, जॉइंट फैमिली से टूट टूट के फैमिलीज़ चार चार के परिवारों में जो बदलती जा रही हैं, वो न्यूक्लियराइजेशन से जो एक चीज़ हुई है वो होती है लिबरलिज्म। पहले जो समाज था हमारा जॉइंट फैमिली में रहता था वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेरियन होता था, जो सारे डिसीजन थे घर के बड़े बुजुर्ग ही लिया करते थे। अब लिबरल हो गई ये फैमिलीज़, घर में
जो है बच्चों को भी पार्टिसिपेट करने दिया जाता है डिसीजन मेकिंग में, और डिसीजन मेकिंग जो फैमिली में हो रही है उसका डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। तो इस तरीके के टर्म्स आप यूज़ कर सकते हैं, फैमिली डिसीजन मेकिंग का डेमोक्रेटाइजेशन हो रहा है। उसके बाद हम देखते हैं वर्किंग पेरेंट्स के बारे में, कि पेरेंट्स जिनके घर में काम करते हैं तो उससे एक वैल्यू जो चेंज हो रही है वो हो रही है कि माताएं जो हैं बच्चियों के लिए रोल मॉडल बन रही हैं। और उसके अलावा जो नुकसान, एक चेंजिंग वैल्यू जो हो रही है वो है कि अब जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों के साथ कम समय बिता पाते हैं, लेस टाइम विथ चिल्ड्रन। इसके अलावा पेट्रियार्की जो है वो बदल रही है। पहले जॉइंट फैमिलीज एग्जिस्ट ही पेट्रियार्की के कारण कर पाती हैं। ये आप एंथ्रोपोलॉजी अगर किसी के पास ऑप्शनल है तो वो ये बात अच्छे से समझ पाएंगे, लेकिन ये अलग मुद्दा है, इसको हम आगे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये बात ज़रूर है कि पेट्रियार्की समय के साथ पितृसत्तात्मक जो परिवार हैं वो उनमें गिरावट देखी जा रही है, और ज़्यादा एक जेंडर न्यूट्रल और जेंडर तरीके से देखा जाए तो इगैलिटेरियन समाज का अब जो है निर्माण होता जा रहा है। तो पेट्रियार्की नीचे जा रही है। उसके अलावा टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। तो फ़ायदे ये हैं कि ज़्यादा अच्छी कनेक्टिविटी रहती है। जैसे आपकी घर में कोई बच्ची है, बहन है या बेटी है, तो वो अगर गर्ल्स हॉस्टल में पढ़ रही कहीं कॉलेज में, तो वो अब माँ बाप से ज़्यादा फ्रीली कनेक्ट हो पाती है, आसानी से कनेक्ट हो पाती है। चिट्ठियों के बजाय डायरेक्ट व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग कर लेते हैं। तो टेक्नोलॉजी ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर रही है हमें। लेकिन साथ ही साथ टेक्नोलॉजी का कुछ नुकसान भी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे बिताते हैं, डायरेक्टली लोगों से जाके नहीं मिलते। पोर्नोग्राफी एक ऐसी चीज़ है जो कि अब समाज में बढ़ती जा रही है इंटरनेट और टेक्नोलॉजी के कारण। पॉलिटिक्स और इंटॉलरेंस की भी जो रिलेटेड वैल्यूज़ हैं वो चेंज होती जा रही है। जैसे कि पॉलिटिक्स अब डिनर टेबल पे एंट्री कर चुका है। खाना खाते हुए परिवार के लोग अब पॉलिटिक्स डिस्कस करने लग गए हैं, पहले नहीं करते थे। पॉलिटिक्स इतना ज़्यादा हमारी पर्सनल लाइफ में घुस गया है कि आप पर्सनल लाइफ में क्या डिसीजन ले रहे हैं ये भी इस बात पे डिसाइड हो रहा है कि आप पॉलिटिकली किससे अलाइंड हैं। उसके अलावा और अब ये इसका एक फ़ायदा ये भी है कि घर के सभी लोग जो है अपना अपना एक अलग पॉलिटिकल ओपिनियन लेके रहते हैं। पहले की तरह नहीं था कि पूरा परिवार जो है, पूरा पिंड एक ही पॉलिटिकल पार्टी को वोट कर रहा है, इतना ज़्यादा। अब अलग अलग विचारधारा के लोग एक ही घर में मौजूद हैं, सब अपनी अलग विचारधारा रख सकते हैं, उन्हें पूरी आज़ादी है। तो एवरीवन वोटिंग डिफरेंट पार्टी, एक ही घर के 4 लोग हैं, चारों अलग अलग पार्टियों को वोट कर रहे हैं, चारों अलग अलग कैंडिडेट्स को वोट कर रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि सोसाइटी की क्या वैल्यूज़ होती हैं, सोसाइटी के क्या एस्पेक्ट्स होते हैं। सोसाइटी जो होती है, फैमिली के बाद सोसाइटी आती है। हमने फैमिली द्वारा जो वैल्यूज़ हमारे अंदर डाली जाती हैं, कैसे डाली जाती है वो देख लिया। अब सेकंड पार्ट है सोसाइटी। सोसाइटी में क्या क्या आता है, आपके पड़ोसी आते हैं, आपका रिलीजन आता है, आपकी स्कूल आती है। स्कूल सबसे एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, उसको सोसाइटी के बजाय अलग से भी पढ़ लेना चाहिए, वो इतना इंपॉर्टेंट है। मीडिया भी सोसाइटी का पार्ट है, सिनेमा, लीडर्स, कल्चर आपका, और फ्रेंड्स जो हैं वो, ये सभी सोसाइटी के पार्ट हैं। अब इसमें सबसे पहले हम स्कूल पे देखेंगे कि स्कूल में क्या सीन है। स्कूल में पॉजिटिव वैल्यूज़ कैसे इनकलकेट करी जाती है वो अब हम देखेंगे। सबसे पहले तो डिसिप्लिन हम स्कूल से सीखते हैं। सुबह जल्दी उठ के स्कूल में टाइम पे पहुंचना, असेंबली में एक फिक्स यूनिफॉर्म है वो आपकी साफ़ होनी चाहिए, बिल्कुल प्रेस करी हुई होनी चाहिए, बिल्कुल सही तरीके से आपको तैयार होकर वहाँ पहुँचना है। स्कूल से हम डिसिप्लिन सीखते हैं। अब यहाँ पे जब भी मैं इस प्रकार का कोई भी टॉपिक शुरू करूँ, जितने भी पॉइंट्स हैं, आप देखने से पहले तुरंत वीडियो को स्टॉप कीजिए और जल्दी से कॉपी पेन लेके एक बार साइड में वो सारे पॉइंट्स जो आपके जल्दी से दिमाग में आ रहे हैं ना, आपने स्कूल से क्या सीखा, बस उतना लिख लीजिए, वो बहुत है। 10 चीज़ें, 10 नहीं 5 पॉइंट ऐसे लिख लीजिए जैसी ह्यूमन वैल्यूज़ जो आपने स्कूल से सीखी हैं, जो आज भी आपके साथ में है, नहीं है पर उस वक्त सीखी थी, या फिर आप नहीं सीख पाए, कुछ और लोगों ने उनको सीखी, जो भी आपको याद आ रहा है जो अच्छा आंसर बना सकती है, आप उन्हें लिख लीजिए। अब हम आगे चलते हैं, ठीक है। उससे पहले चलो एक बार हम वापस प्रैक्टिस करके देखते हैं कि कैसे हम क्या क्या सोच पा रहे हैं, ठीक है। तो स्कूल ऐसे में जब भी प्रॉब्लम हो याद करने में, तो आप है ना हर चीज़ को टाइम के अकॉर्डिंग सोच लिया कीजिए। स्कूल के बारे में तो सबसे पहले तो हमें जल्दी उठना पड़ता था स्कूल के दिनों में, तो डिसिप्लिन एक चीज़ हो गई, है ना, वेकअप अर्ली। उसके अलावा हमें बहुत अच्छे से यूनिफॉर्म को तैयार करके, बहुत तैयार होकर असेंबली में पहुँचना पड़ता था। ये दोनों डिसिप्लिन के पार्ट हो गए। दूसरा क्या होता था, हम वहाँ पर जाके स्कूल में अलग अलग अपने दोस्तों से मिलते थे। तो क्या हो रहा है, हम खूब सारे दोस्तों के साथ मिल रहे हैं, तो कल्चरल डाइवर्सिटी आ रही है। अब वो दोस्त उनमें से अलग अलग धर्म के थे, अलग लिंग के थे, अलग जाति के थे,
अलग समुदायों के थे, अलग भाषाओं के थे, तो उनके बीच में क्या रह के क्या मिल रहा है हमें, इक्वालिटी का भाव आ रहा है, समानता का भाव आ रहा है। उसके अलावा हम क्या सीख रहे हैं, स्कूल में क्या होता था, जैसे स्पोर्ट्स पीरियड होता था, तो स्पोर्ट्स पीरियड में आपको टीम का कैप्टन बना दिया गया, तो इससे आपको क्या मिल रहा है, आप लीडरशिप सीख रहे हैं। क्लास में सबके साथ में मिलके आप क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे आप कुछ नेगेटिव चीज़ में आप चीटिंग भी कर रहे हैं, मान लीजिए क्लास में किसी टेस्ट में, तो चीटिंग से भी आप एटलीस्ट कोऑपरेशन सीख रहे हैं, अपने दोस्तों के साथ कैसे कोऑपरेट करना है, छुपके से टीचर के पीछे से कैसे आंसर कॉपी पास करनी, तो कोऑपरेशन आप दोस्तों के साथ सीख रहे हैं। उसके अलावा आप जो है अलग अलग आपके दोस्त जो हैं उनके साथ रह के आप देख लीजिए, और क्या भाव है, टीचर से आप अलग अलग चीज़ें सीख रहे हैं, टीचर आपके रोल मॉडल बन रहे हैं। उसके अलावा जो स्कूल का करिकुलम होता है उससे आप कई चीज़ें सीखेंगे, उनमें आपका साइंस और मैथ्स पढ़ के आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप होगा। ये टर्म जो है हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, तो फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, प्रीएम्बल, डीपीएसपी, ये जो चीज़ें हैं ना, इनके वर्ड्स अगर आप यूज़ करेंगे ना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से जुड़े हुए आंसर राइटिंग में, तो आपको ज़्यादा अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट आप सीखते हैं करिकुलम से, आप जो है हिस्ट्री के बारे में सीखते हैं, और स्पोर्ट्स से आपको फिज़िकल फिटनेस मिलती है, स्ट्रेंथ मिलती है। तो ये सारे पॉइंट्स हो गए, और भी खूब सारे बनाए जा सकते हैं, और सोचेंगे तब। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कोऑपरेशन जो है आपको मिलेगा स्कूल से, स्पोर्ट्स में आपस में कोऑपरेट करना, या फिर शेयरिंग सेम क्लास, एक ही क्लास में साथ में बैठना। आप कोई अमीर होगा, कोई गरीब होगा, कोई अलग अलग जाति के होंगे, तो साथ में बैठ के कोऑपरेशन सीखते हैं। इसके बाद आता है इक्वालिटी का भाव आता है, कि अलग अलग कास्ट के स्टूडेंट हैं और कोएड स्कूल में पढ़ते हैं, लड़का लड़की साथ में पढ़ते हैं, तो इक्वालिटी का भाव आता है। फिर आता है लीडरशिप का भाव, जिसमें जो मॉनिटर जो होते हैं उन बना दिए जाते हैं कुछ बच्चे, तो वो लीडरशिप सीख लेते हैं। एनुअल फंक्शन होता है आपकी स्कूल में, जिसमें आप स्टेज पे परफॉर्म करते हैं। स्पोर्ट्स डे होता है, उसमें आप टीम की लीडर बनते हैं, वहाँ से लीडरशिप सीखते हैं। टॉलरेंस का भाव आप में आ सकता है, अलग अलग विचारधाराओं के, अलग अलग बिलीफ के, अलग अलग एटीट्यूड के सभी बच्चे जब एक क्लास में आते हैं, जब क्रिटिकल और रैशनल थिंकिंग का भाव जो है वो आप में डेवलप होगा करिकुलम की मदद से, और फिज़िक्स मैथ्स ये सब पढ़ के। उसके अलावा रोल मॉडलिंग भी आप स्कूल से सीख सकते हैं, आपके जो टीचर हैं वो आपके लिए रोल मॉडल बन सकते हैं। जैसे आईआईटी के अंदर प्रोफेसर है एच सी वर्मा, इनकी जो किताब है 12th और 11th क्लास के बच्चे खूब पढ़ते हैं, जिनको आईआईटी की तैयारी करनी होती है, जेईई एडवांस की। तो ये आज इंडिया के सभी बच्चों के लिए जो कि फ़िज़िक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं, एक रोल मॉडल बन गए उन सब के लिए। बाकी एजेंट्स ऑफ चेंज, कभी कभार कुछ टीचर अपनी हमारी लाइफ में इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि वो एक एजेंट ऑफ चेंज बन जाते हैं। जैसे कि आचार्य चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन में आचार्य बन के आए थे, लेकिन वो एक एजेंट ऑफ चेंज बन गए। उन्होंने इन्हीं के जीवन को इतना बदल दिया कि वो आगे जाके एक सम्राट बन गए। रामकृष्ण परमहंस जी का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, जिन्होंने नरेंद्र नाथ दत्त को इतना बदल दिया कि वो नरेंद्र नाथ दत्त आगे जाके स्वामी विवेकानंद में बदल गए। तो आप ऐसे अगर हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स देंगे, तो जितने ज़्यादा आप ऐसे एग्जाम्पल देंगे उतना ही आपका आंसर बेटर होगा। अब हम चलते हैं स्कूल द्वारा जो हमें नेगेटिव कभी कभार चीज़ें सीखने मिल जाती हैं स्कूल से, उनमें आते हैं। जैसे कि कोमोडिफिकेशन जो है स्कूल में हो रहा है, अब बच्चे आपस में एक अजब सी नेगेटिव कंपटीशन में आ गए हैं कि इसका बैग महंगा है, इसका पेन महंगा है, ये महंगी गाड़ी में स्कूल आता है, ये महंगी साइकिल खरीद लिया है। तो इस प्रकार से हर चीज़ का कोमोडिफिकेशन हो चुका है, और ये इस हद तक एजुकेशन का भी कोमोडिफिकेशन हो चुका है। इसलिए हम प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन देख रहे हैं कि अमीरों के बच्चे बहुत महंगी स्कूलों में पढ़ते हैं, जहाँ उनकी ऑफिस क्लासरूम में हर फैसिलिटी होती है, तो इसके कारण प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। बाकी डिस्क्रिमिनेशन इन जो स्कूल्स है वो भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि कई स्कूल्स हैं जहाँ पे अलग अलग समुदाय के बच्चों को अलग अलग तरीके से ट्रीट किया जाता है। जैसे अभी रिसेंटली जो राइट टू एजुकेशन एक्ट आया था, उसमें कंपलसरी कर दिया गया था कि कुछ परसेंट बच्चों को, अराउंड 30% था, इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, एक बार आप चेक कर लीजिएगा। 30% बच्चों को क्लास में बैठ के जो 30% बच्चे हैं वो बीपीएल परिवारों से होने चाहिए, और उनसे जो स्कूल वाले हैं फ़ीस नहीं लेंगे, और उनको स्कूल में, तो इनके साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए स्कूल वालों ने क्या किया, ये एक्ट बनाया गया था लोगों में समानता का भाव डेवलप करने के लिए। अलग अलग जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं उनके अंदर समानता, बट इसमें इतनी बेवकूफ़ियाँ करी जा रही हैं कुछ स्कूल्स में। तो इन बच्चों को अलग समय पर बुलाया जाता है, जब नॉर्मल स्कूल के बच्चे चल जाते हैं तो बीपीएल परिवार के बच्चों को अलग समय पर बुलाया जाता है। कई कुछ स्कूलों में इनको अलग सेक्शन में बिठा दिया जाता है और बाकी बच्चों से मिलने ही नहीं दिया जाता। तो ये तो उल्टा और ज़्यादा डिफरेंसेस क्रिएट कर रहा है समाज में।
और इसके में हम देख सकते हैं डॉक्टर अंबेडकर के स्कूल के दिनों को याद करके हम देख सकते हैं कि कैसे उन्हें अलग बैठने दिया जाता था, क्लास के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था, ज़मीन पर बैठाया जाता था। स्कूल में उनके पास पानी पीने के लिए कोई साधन नहीं था, एक अलग से उनके लिए मटका रखवाया गया था। इसके अलावा मिसकंडक्ट, कभी कभार टीचर्स द्वारा भी मिसकंडक्ट देखा जाता है। कुछ टीचर्स जो हैं बच्चों को फोर्स करते हैं, स्कूल में अच्छे से नहीं पढ़ाते और फोर्स करते हैं कि आप हमारा ट्यूशन ज्वाइन कीजिए, या फिर कभी कभार टीचर्स द्वारा ही सेक्सुअल हैरेसमेंट किया जाता है बच्चों का। इसके अलावा मिसकंडक्ट बाय स्टूडेंट्स, कभी कभार आप ही के जो क्लास में पढ़ रहे होते हैं वो आपको बुली करने लग जाते हैं, रैगिंग लेने लग जाते हैं आपकी। उसके अलावा स्लैंग टर्म्स, जो गाली गलौच आपके साथ करी जाती है उनके द्वारा। बाकी एजुकेशन का पॉलिटिसाइजेशन भी हो रहा है, जैसे कि करिकुलम में कंट्रोवर्शियल चीज़ें जोड़ी जा रही है। जैसे कि अभी गुजरात की जो स्टेट बोर्ड की जो बुक्स हैं उनके अंदर जो जीसस क्राइस्ट हैं उनको डीमन की तरह, शैतान की तरह दिखाया गया, तो इसमें पॉलिटिसाइजेशन किया जा रहा है। बाकी स्कूल द्वारा स्पॉन्सर्ड मास चीटिंग जो है खूब सारी जगह देखेगी, जब बिहार में देखी जाती है मास चीटिंग होती है, पूरी स्कूल में सब बच्चे चीटिंग कर रहे होते हैं, कोई रोकने वाला नहीं होता। तो इस प्रकार की कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी जो है स्कूल से हमें मिल जाती हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट, कल्चर से हमें क्या वैल्यूज़ मिली है। और कल्चर का बेस्ट एग्जांपल हम अलग अलग कल्चर से, जैसे कल्चर का कहीं पे भी एग्जांपल आए या वर्णन हो, तो उसमें आप सबसे पहले जितनी भी अलग अलग कल्चर आप सोच सकते हैं ना वो सब सोच लीजिए, और उनको सोचते हुए सबसे पहले भाव आपके मन में आता है ना वह वहाँ लिख लीजिए आके जी। जैसे कि अमेरिका को सोचते आपके दिमाग में मास कंजम्पशन आता होगा, मटीरियलिज्म आता होगा, और जो है इंडिविजुअलिज्म आता होगा। और इंडिया का नाम सुनते आपके मन में अध्यात्म, स्पिरिचुअलिटी आती होगी। जापान का नाम सुनते आपके दिमाग में स्वच्छता आती होगी। तो ये अलग अलग कल्चर अलग अलग पॉजिटिव वैल्यूज़ देते हैं। जैसे कि वसुदेव कुटुंबकम की जब बात करें तो पूरा जगत ही हमारा घर है, संसार हमारा घर है, ये वसुदेव कुटुंबकम एकता का भाव लेके आता है, समानता, ब्रदरहुड का भाव लेके आता है। यूनिवर्सलिज्म जो है, सर्वधर्म सुखिनो भावन्तु, सभी धर्म जो हैं वो सुख और ये प्रदान करते हैं, इसकी भावना जो है देते हैं, सब धर्मों को साथ में रहना चाहिए, इस प्रकार के भाव दे रहा है हमें। इसके अलावा जैसे रिस्पेक्ट की बात जो है वो हम अतिथि देवो भव से सीखते हैं, तो ये हमारा कल्चर है। इस प्रकार के जितने आप टर्म्स लिख के आएंगे, अतिथि देवो भव, सर्वधर्म, वसुदेव कुटुंबकम, ये जितने ज़्यादा आप ऐसे टर्म्स लिख के आएंगे उतने ज़्यादा आपको मार्क्स मिलेंगे, सीधी बात है। टॉलरेंस जो है वो हम सीखते हैं अनेकांतवाद और श्यादवाद से, जो जैनिज्म का है, हम पहले कवर कर चुके हैं। और सर्वधर्म संभवा, ऑल रिलीजन्स आर सेम, सर्वधर्म संभाव, मतलब सभी धर्म एक जैसे हैं। तो ये जो अलग अलग कल्चर से हमने बात सीखी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 5 लाइनों में चीज़ें लिखी हुई है ना, यहाँ से लेकर ये हर आंसर में लगभग कहीं ना कहीं सेट हो जाती है, और इनको जितना ज़्यादा आप लिख के आएंगे उतने ज़्यादा आपके अच्छे मार्क्स आने वाले हैं GS4 में। इसके बाद हम मीडिया पे चलते हैं कि मीडिया से हम क्या क्या सीखते हैं। मीडिया द्वारा जो पॉजिटिव वैल्यूज़ हमारे अंदर डाली गई हैं वो हो जाएंगी। अच्छा, इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं कल्चर द्वारा कुछ नेगेटिव वैल्यूज़ भी डाली जाती हैं। कुछ ऐसी नेगेटिव वैल्यूज जो हम देख सकते हैं कि जैसे वही बेस्ट एग्जांपल तालिबानी कल्चर का देख सकते हैं। तालिबान कल्चर में वुमेन एजुकेशन को रोका जाता है, कुछ कल्चर में पॉलीगमी सपोर्ट करी जाती है, कुछ कल्चर में जेनेटिलिया म्यूटिलेशन होता है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं आपके उनको काट दिया जाता है, म्यूटिलेशन हो जाता है। कुछ कल्चर में जो है जैसे हमारे कल्चर में पहले सती प्रथा हुआ करती थी, अभी भी कई जगहों पे पर्दा सिस्टम अभी भी प्रैक्टिस किया जाता है, घूंघट जो है अभी भी लगाया जाता है। और कुछ कल्चर में पेट्रियार्की बहुत ज़्यादा है, पितृसत्तात्मक परिवार बहुत ज़्यादा होते हैं। ये सारी चीज़ें भी हमें कल्चर से सीखने मिलती है, तो इनको हम कवर कर सकते हैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स में। इसके बाद हम चलते हैं मीडिया पे। तो मीडिया से हम पॉजिटिव चीज़ क्या देखते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था। मीडिया का जब भी नाम आए तो मीडिया में हमें सिर्फ मीडिया, जनरली हमारे दिमाग में मीडिया का नाम लेते ही टीवी न्यूज़ वाली मीडिया आ जाती है। तो यहाँ पे हमें मीडिया का नाम आते ही सिर्फ मीडिया नहीं लेना, इसमें हमें मीडिया में लेना है सबसे पहले एक तो न्यूज़ मीडिया, एक हो जाएगा मूवीज़, एक हो जाएगा न्यूज़पेपर, और जो भी अब नया जो फॉर्म आ रहा है जैसे कि टीवी सीरीज़ आजकल बहुत जो है चल रही है, नेटफ्लिक्स,
ये जो चीज़ें हैं इनको जितना ज़्यादा आप मल्टी डायमेंशनल बनाओगे ना, जितने ज़्यादा ऐसे एक्सपेक्ट डालोगे कि नेटफ्लिक्स में एक नई डॉक्यूमेंट्री आई है जो कि टीवी पे नहीं आ सकती थी, या फिर नेटफ्लिक्स पे ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी आती हैं या टीवी सीरीज़ भी आती है जिनमें बहुत ज़्यादा गाली गलौज का जो है इस्तेमाल किया जाता है, जो कि टीवी पे नहीं दिखाई जाएंगी, बट बच्चे जो हैं नेटफ्लिक्स को देख के उन टीवी सीरीज़ को भी देख लेते हैं। इसके अलावा एक और एस्पेक्ट जो इम्पॉर्टेंट है, अभी तो फ़िलहाल सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट जो बन रखा है वो है सोशल मीडिया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, 5 भी एंगल आपने जोड़ दिए ना, ये 5 और भी इनमें बनाए जा सकते हैं, लेकिन ये 5 मूल हैं, इनको मत भूलना आंसर करते हुए। इन सब का एक एक पॉइंट भी आपने लिख दिया, न्यूज़ का एक लिख दिया कि भाई पॉजिटिव चीज़ जो हमें न्यूज़ से मिलती है वो हमें जो है अलग अलग स्कीम्स के बारे में पता चलता है, ये लिख सकते हैं। मूवीज़ के बारे में जो हमें पॉजिटिव चीज़ हम देख सकते हैं वो है हमें अच्छा मैसेज मिलता है, जैसे पैडमैन मूवी आई थी अक्षय कुमार की, तो उसमें जो है महिलाओं का जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसके बारे में जो है पॉजिटिव लाइट में उसको दिखाया गया था कि इसमें कुछ गंदगी जैसी कोई चीज़ नहीं है, हमें उन्हें एम्पैथी के साथ देखना चाहिए, कंपैशन के साथ देखना चाहिए। न्यूज़पेपर की जहाँ तक बात है तो उसमें बता सकते हैं कि कभी कभार जो गलत ऐड दिखाए जाते हैं उनको लेके अभी अभी दैनिक भास्कर एक न्यूज़ आता है, उसने आवाज़ उठाई, तो उसने जो मैट्रिमोनियल ऐड आते हैं शादी से रिलेटेड ऐड, तो उसमें रंग भेद जो हो रहा था कि हमें गोरी लड़की चाहिए, गोरा दूल्हा चाहिए, तो उनको हटा दिया गया। कहीं पे भी अब दैनिक भास्कर अपने मैट्रिमोनियल ऐड में किसी को भी किसी भी प्रकार के रंग से रिलेटेड कोई बात नहीं करने देता है, एक पॉजिटिव चीज़ है। टीवी सीरीज़ की हम बात करें तो नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देख सकते हैं कि हमें खूब सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ देखने मिली है, जैसे अभी अभी फूड से रिलेटेड खूब सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आई थी, और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज़ आई थी नेटफ्लिक्स पे, जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ी। सोशल मीडिया का हम एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसे कोविड के दौरान जो है सोशल मीडिया पे बहुत बड़ा कैंपेन चला था, जिससे लोगों को आपस में कनेक्ट कर दिया गया था। जैसे कोविड में कई लोगों को ब्लड डोनेट करने के लिए कोई चाहिए था, डोनर चाहिए था, प्लाज्मा डोनेशन के लिए कोई डोनर चाहिए था, तो सोशल मीडिया के थ्रू लोग आपस में कनेक्ट हो पा रहे थे और लोगों तक जो है ज़रूरतमंद लोगों तक डोनर्स पहुंच पाए। ऐसे करके हम मीडिया के बारे में सोच सकते हैं। ये सारे एस्पेक्ट्स आपको खुद को सोचने हैं, आप खुद दिमाग में लेके आइए। अभी मैंने आपको सबका एक एक एग्जांपल है, अब दूसरे एग्जांपल आप अभी वीडियो को पॉज करके सोचिए, सोशल मीडिया को भी पॉजिटिव एग्जांपल सोचिए, न्यूज़ का पॉजिटिव एग्जांपल सोचिए। अब हम देखते हैं इसका आंसर कि मीडिया के पॉजिटिव शेप करता है मीडिया पब्लिक ओपिनियन को और अवेयरनेस फैलाता है समाज में। पब्लिक ओपिनियन को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में शेप करता है। जैसे माइग्रेंट्स के साथ में, जो कोविड के दौरान माइग्रेंट्स के साथ में गलत हुआ था कि उनको एकदम से बोल दिया गया कि अब आप जाइए और अपने घर वापस चले जाइए, और जो है ट्रेन्स की और बसेस की बहुत भयंकर शॉर्टेज हो गई थी। तो ऐसे में माइग्रेंट्स के बारे में न्यूज़ के थ्रू ही हमें पता लगा कि उनके साथ कितना बुरा व्यवहार हुआ है। इसके अलावा हम सॉलिडारिटी और कंसोलिडेशन सीखते हैं, सॉलिडारिटी सीखते हैं मीडिया से, जैसा कि हमने एग्जांपल देख लिया ट्विटर से। हमें ट्विटर के थ्रू जो कोविड की जो सेकेंड वेव आई थी उसमें आपस में लोगों को कनेक्ट कर पाया था ट्विटर, और जिनको ज़रूरतमंद थे उन तक डोनर्स को पहुंचा पाए थे। रीइंफोर्समेंट ऑफ शेयर्ड वैल्यूज़, जो हमारी शेयर्ड वैल्यूज़ हैं और हमारे शेयर ट्रेडिशंस हैं, उनको बार बार उनका रीइंफोर्समेंट करके उन्हें हमें बार बार याद दिलाते रहते हैं, और अच्छी वैल्यूज़ का इसी प्रकार से समाज में सर्वाइवल हो पाता है। इसका बेस्ट एग्जांपल है रिपब्लिक डे की परेड जो है, वो जो सभी न्यूज़ चैनल्स में दिखाई जाती है, तो उससे सभी में एक देशभक्ति की भावना जगती है, लोग आपस में ज़्यादा जुड़ पाते हैं। फिर हम देखते हैं डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस। तो डाइवर्सिटी एंड टॉलरेंस बहुत बढ़ती है हम में। डाइवर्सिटी कैसे, जैसे बाहुबली मूवी आपने सबने देखी होगी, तो उसको देख के हम साउथ के कल्चर से और ज़्यादा जुड़ पाए, तो साउथ इंडियन मूवीज़ का यहाँ पे प्रचलन हुआ, तो साउथ इंडियन कल्चर भी जो है, जो डाइवर्सिटी है वो और ज़्यादा स्प्रेड हुई। साइंटिफिक टेम्पर जो है मूवीज़ के थ्रू बढ़ पाता है, या फिर मीडिया के थ्रू, जैसे डिस्कवरी चैनल देखते हैं, नेशनल ज्योग्राफी हम देखते हैं, तो उनसे हमारा साइंटिफिक टेम्पर बढ़ पाता है। और हम देखते हैं जैसे इरेडिकेटिंग स्टीरियोटाइप्स, दंगल मूवी में जब लड़कियां जो होती हैं उसमें बोलता भी है कि हमारी छोरियां के छोरों से कम है, तो उसमें वो ये सिखाते हैं कि लड़कियां भी कम नहीं होती, मेडल चाहे लड़का लाए चाहे लड़की लाए, बात तो एक ही है, देश का ही नाम रोशन हो रहा है। तो स्टीरियोटाइप जो थे कि कुश्ती जैसा जो गेम है ये मर्दों का ही गेम है, लड़कियों की कोई जगह नहीं है, लड़कियों की किचन में है जगह, ये जो सारे स्टीरियोटाइप्स हैं इनको चैलेंज करती है दंगल मूवी। फिर आते हैं जस्टिस एज वैल्यू।
मी टू कैंपेन जो है वो चला था। मी टू कैंपेन ये था, जो आप में से नहीं जानते, कि महिलाएं जिनके साथ किसी भी प्रकार का सेक्सुअल हरासमेंट हुआ था, तो वो उस वक्त, जिस वक्त उनके साथ हुआ था, वो डर के मारे ओपनली इसमें आ नहीं पाई थी, क्योंकि कभी कभार बहुत पावरफुल लोग उनका सेक्सुअल हरासमेंट करते हैं, या फिर कभी कभार जो परिवार के लोग ही उनको सपोर्ट करने से मना कर देते हैं। तो ऐसे में जो महिलाएं थी वो सोशल मीडिया की हेल्प से मी टू कैंपेन चलाई थी, जिसमें ये बताया था कि हाँ, मेरे साथ भी गलत हुआ, मी टू, मैं भी शिकार बनी थी सेक्सुअल हरासमेंट का, और सोशल मीडिया से उन्होंने मदद ली और उसके थ्रू उनको जस्टिस मिला। अब अकाउंटेबिलिटी जो है वो बढ़ती है। 2G स्कैम के बारे में हमें पता चला, कोल स्कैम के बारे में हमें पता चला। करेज और डिटर्मिनेशन जो है वो फैलता है मीडिया के थ्रू। जैसे गौरी लंकेश जो थे, वो एक बहुत फेमस जर्नलिस्ट थे जिनका मर्डर हो गया था, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा स्कैम सामने लेके आ रहे थे। वो गलत चीज़ें लोगों के सामने लेके आ पा रहे थे जो स्कैम हो रहे थे, इसके कारण उनका मर्डर कर दिया गया पावरफुल पॉलिटिशियंस द्वारा और जो गैंगस्टर्स हैं उनके द्वारा। पॉलिटिशियन गैंगस्टर नेक्सस। तो ऐसे में हमें करेज और डिटर्मिनेशन का एक अच्छा एग्जाम्पल मिलता है मीडिया से। तो ये बहुत मल्टी डायमेंशनल आंसर हो गया, काफ़ी सारे पॉइंट्स इसमें हमने 10 के लगभग पॉइंट्स हमने कवर करे हैं। अब हम देखते हैं मीडिया के थ्रू जो हमें नेगेटिव चीज़ें सीखने मिल रही है। एक जेंडर स्टीरियोटाइप बढ़ रहा है मीडिया के कारण। जैसे अभी एनिमल मूवी आई थी, वो बिल्कुल सही नाम निकाला है इसका, एनिमल मूवी, सब एनिमल ही होता है उस मूवी में। कबीर सिंह जैसी मूवी है जिसमें वो दिखाते हैं कि जो आदमी होता है वो बहुत एग्रेसिव होता है और वो कंट्रोल करता है, और तो इस टाइप की जो आप जेंडर स्टीरियोटाइप दिखाए जा रहे हैं। और खूब सारी टीवी सीरीज़ आती हैं जिनमें आजकल गलत आचरण दिखाया जा रहा है, तो उन पे जो है मीडिया के थ्रू हमें ये नेगेटिव चीज़ें सीखने मिल रही है। उसके अलावा सेंसेशनलाइजेशन ऑफ इशू, कोई छोटा मुद्दा है उसको इस प्रकार से TRP बढ़ाने के लिए सेंसेशनलाइज कर दिया जाता है, या फिर कोई ऐसा मुद्दा है जिसको जिस तरीके से दिखाया जाना चाहिए था उसमें ज़्यादा मिर्च मसाला मिला के उसको इस तरीके से दिखा दिया जाता है कि वो और ज़्यादा सेंसेशनलाइज हो जाता है और कहीं पे भी मानवता नहीं बचती। जैसे सुशांत सिंह राजपूत का जो सुसाइड वाला जो पूरा इंसिडेंट था, उसको बहुत ज़्यादा सेंसेशनलाइज कर दिया गया था। मीडिया ट्रायल्स होने लग गए हैं कि जो मीडिया के लोग हैं वो ही वहीं पे ट्रायल कर देते हैं और वहीं पे कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे देते हैं मीडिया पे कि ये इंसान सही है या गलत है। और एक्चुअली में जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू जो है जस्टिस की, उससे बहुत ज़्यादा डिविएट करके मीडिया ट्रायल्स पे ध्यान जाने लग गया है। फिर आता है इको चेम्बर इफेक्ट। इको चेम्बर इफेक्ट ये आप अच्छे से समझ लीजिए, बहुत अच्छा टर्म है, आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इको चेम्बर इफेक्ट क्या होता है? आप मान लीजिए आपकी कोई विचारधारा है और आपको दिन भर उसी विचारधारा से रिलेटेड न्यूज़ पता लगते हैं, दिन भर वो न्यूज़ का, इन्फॉर्मेशन का आपके ऊपर चारों तरफ से हमला हो रहा है, बम्बार्डमेंट हो रहा है। आप दोस्त से मिले, दोस्त ने भी वैसी खबर सुना दी, आपने मोबाइल उठाया, मोबाइल में न्यूज़ भी वैसी आई, व्हाट्सएप चलाया, व्हाट्सएप में दोस्त ने वैसा मैसेज कर दिया, आपने टीवी ऑन किया, टीवी में भी वही न्यूज़ आ रही है, आप अपने घर वालों से बात कर रहे हैं, वो भी वैसी बात बता रहे हैं। तो ऐसे में आप एक इको चेम्बर का पार्ट बन जाते हैं और आपके चारों तरफ एक इको चेम्बर बन जाता है जो आपको हर वक्त गलत न्यूज़ या कोई भी एक पर्टिकुलर विचारधारा की चीज़ें देता देता ये करता था। जैसे आपने बचपन से सुना होगा संगति, संगति वाली जो बात है वो इको चेम्बर का एक कोर प्रिंसिपल है। तो अब इसमें मान लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए कोई लड़का है जिसको ये न्यूज़ सुनने मिल रही है कि आजकल जो है ना रेप के झूठे केसेस बहुत करे जा रहे हैं लड़कियों द्वारा, ठीक है, या फिर दहेज प्रताड़ना के झूठे केसेस बहुत करे जा रहे हैं। तो अब मान लीजिए लगातार 5-6 महीने तक वो दहेज प्रताड़ना के झूठे केसेस के बारे में ही सुनता रहता है, जहाँ किसी लड़की ने लड़के को फंसा दिया झूठे दहेज के केस में। तो उसको ये लगने लग जाएगा कि देश में केवल दहेज के झूठे केसेस ही हो रहे हैं, असली केसेस होना ही बंद हो गया, क्योंकि उसने और कोई न्यूज़ ही नहीं सुनी। तो ऐसे में वो इको चेम्बर इफेक्ट का एक प्रोडक्ट बन जाएगा और उसको लगेगा कि दहेज का जो कानून है वो बिल्कुल घटिया है और लड़कों का नुकसान हो रहा है। पर अब उसको डेलिबरेटली ये इन्फॉर्मेशन से वंचित रखा जा रहा है, ऐसे सूचना से वंचित रखा जा रहा है जहाँ पे दहेज के कारण सही में लड़कियों को परेशान करा जा रहा था। कहीं किसी जो है बहू को मारा पीटा गया, कहीं किसी को जिंदा जला दिया गया, ये सारी इन्फॉर्मेशन उससे दूर रखी गई और उसको केवल उन चुनिंदा केसेस के बारे में बार बार बताया गया जहाँ पे दहेज के कानून का गलत फ़ायदा उठाया गया था। तो ऐसे में वो एक मन में गलत धारणा बना देगा इस कानून के लिए, जो कि बहन बेटियों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो ऐसे में इसे हम इको चेम्बर इफेक्ट कहते हैं।
अब इसमें हम फेक न्यूज़, इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है फेक न्यूज़ या फिर यूपीएससी जिहाद करके एक शो आया था सुदर्शन टीवी पे। उसमें ये बताया गया था कि यूपीएससी में जो है, मैंने इसको पहले भी कवर किया है कि यूपीएससी में जो है इस्लामीकरण हो रहा है, यूपीएससी जो है केवल मुसलमानों को पास करता है, जबकि बिल्कुल झूठ है। मुस्लिम भाई बंधुओं की जो पॉपुलेशन है इंडिया में वो अराउंड 14% है, लेकिन ब्यूरोक्रेसी में उनका जो रोल है या फिर उनका जो शेयर है वो केवल 1%, केवल 1% ब्यूरोक्रेट्स मुस्लिम हैं। तो इसी से पता चल रहा है कि ये न्यूज़ कितनी फर्जी है। रिस्पेक्ट ऑफ प्राइवेसी का रिस्पेक्ट करा जाना मीडिया द्वारा बहुत ज़रूरी, जो कि आजकल ईजीली जो है वायलेट किया जा रहा है। स्टिंग ऑपरेशन के नाम पे लोगों की गलत प्राइवेट बातें जो कि किसी से जुड़ी हुई नहीं है उनको दिखाया जा रहा है। साइबर हैरेसमेंट आजकल बहुत किया जा रहा है। कम्युनल डिस्कोर्स हो रहा है, जैसे लव जिहाद के नाम पे लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे इस्लामीकरण हो रहा है हर चीज़ का। तो ये सारे एग्जाम्पल आपके ये नेगेटिव वैल्यूज़ जो मीडिया द्वारा दी जा रही हैं उनके हैं। अब इसी तर्ज पर आप और अगर अपने आप को फोर्स करें और दिमाग पे जोर डालें तो इन्हीं चीज़ों से सीखते हुए हम जो सोसाइटी के बाकी एस्पेक्ट्स हैं, स्कूलिंग के अलावा, कल्चर के अलावा, देखिए स्कूल हो गया है, ठीक है, स्कूल कवर कर लिया हमने, कल्चर कवर कर लिया है ना, और मीडिया कवर कर लिया है। अब मीडिया में सिनेमा भी आ गया था, ठीक है। अब हमारा जो बचा रिलीजन भी आ गया था, कल्चर में जो है रिलीजन भी कहीं ना कहीं कवर हो गया था। वो पूरा अच्छे से नहीं हुआ, लेकिन अब आप खुद से कर सकते हैं, रिलीजन भी आप देख सकते हैं। तो अब हम देखेंगे कि फ्रेंड्स, नेबर्स और जो लीडर्स हैं, फ्रेंड्स और नेबर्स में लगभग सेम पॉइंट्स आएंगे, और लीडर्स जो हैं उनमें थोड़ा अलग हो पाएगा। लेकिन जितने आप ज़्यादा एग्जांपल्स देंगे हिस्टोरिकल फिगर्स के, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों, नेगेटिव में हिटलर, मुसोलिनी, स्टालिन और इस प्रकार के लीडर्स का नाम लिया जा सकता है, और पॉजिटिव लीडर्स में हमारे खुद के ही स्वतंत्रता सेनानी इतने सारे थे, स्वतंत्रता जो है लीडर्स इतने सारे थे, इंडिपेंडेंट लीडर्स जैसे गांधी जी, नेहरू जी, पटेल, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, मौलाना आज़ाद। तो इतने सारे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास। तो इनसे आप खुद से इस पर जोर डालिए और 5 पॉजिटिव चीज़ें जो हमने नेबर्स से या फ्रेंड्स से सीखी है वो लिखिए, नेगेटिव चीज़ें जो हमने इनसे सीखी है वो लिखिए, लीडर्स का भी एग्जाम्पल दीजिए, और इससे आप समझ पाएंगे। और इसमें इनकलकेशन में आप देख सकते हैं लीडर्स कैसे इनकलकेट करते हैं। लीडर्स जो है अच्छी पोजीशन पे जाके गवर्नेंस के थ्रू हमें इनकलकेट करते हैं, अच्छी स्पीचेस दे के हमें इनकलकेट करते हैं, अच्छी बुक्स लिख के हमें इनकलकेट करते हैं, ठीक है। और क्या तरीके होते हैं लीडर्स द्वारा, लोगों से मिल के, जैसे कि जन सुनवाई होती है तो हमारे जो लोकल लीडर्स हैं, एमएलए, एमपी, पीएम, वो मिल के आते हैं, लोगों से मिलते हैं, ठीक है। और जो फ्रेंड्स और पीयर्स जो हैं उनका भी एग्जांपल ले सकते हैं, वो कैसे इनकलकेट करते हैं। फ्रेंड्स जो है हमारे पे पीयर प्रेशर के थ्रू, ठीक है, हमें मोटिवेट करके, ठीक है, हमें गाइड करके करते हैं। उसके अलावा और जो है हमारे एक्सपीरियंसेस हम उनके साथ शेयर करते हैं। जो ऑब्जर्वेशनल लर्निंग भी जो है हमारी फ्रेंड्स के साथ होती है, दोस्तों को देख देख के हम सीखते हैं। तो ये सारी चीज़ों के थ्रू वो वैल्यूज़ को शेयर करवाते हैं। तो ये हम ऐसे कवर कर लेंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जो आता है एप्टीट्यूड। अभी बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है, अभी तक हम वैल्यूज़, एथिक्स, मोरालिटी में थे। अब हम एप्टीट्यूड पे जाते हैं। एप्टीट्यूड एक ऐसी चीज़ है, अगर आपको पता है तो आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, बाकी इसकी हम सोच नहीं सकते, तो हम डायरेक्टली इसको देख लेते हैं। एप्टीट्यूड इज़ दी, एप्टीट्यूड है ये, एटीट्यूड नहीं है। एटीट्यूड अभी थोड़ी देर बाद आएगा, ये पहले एप्टीट्यूड है। और एप्टीट्यूड और एटीट्यूड का बहुत ही गहरा संबंध है जो हम अभी थोड़ी देर में कवर करेंगे। एप्टीट्यूड की जब हम बात करते हैं तो एप्टीट्यूड इज़ द इनहेरेंट कैपेसिटी, ऐसी कैपेसिटी जो आपके अंदर पहले से है, इनहेरेंट, जो आपको डीएनए में ही मिली है ना, जो आपको हेरिडिटरी मिली है। इनहेरेंट जो आप इनहेरिट करते हो, जैसे इनहेरेंट प्रॉपर्टी होती है, इनहेरेंट पैसा होता है, ऐसे ये इनहेरेंट कैपेसिटी है ऑफ एन इंडिविजुअल, किसी इंडिविजुअल की, टू एक्वायर एन एप्रोप्रिएट स्किल थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। एक ऐसी कैपेसिटी किसी इंडिविजुअल की जिसके थ्रू वो कोई स्किल को पा सकता है ट्रेनिंग करके। अब आप बोलेंगे ट्रेनिंग करके कोई भी स्किल पाई जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ स्किल्स ऐसी होती हैं जो कि इतनी टफ होती हैं जिनको ट्रेनिंग करके भी नहीं पाया जा सकता। वो स्किल्स अगर आप ट्रेनिंग करके पा लें, ऐसी इनहेरेंट कैपेसिटी जो आप स्किल्स, ऐसी स्किल्स जिनको आप ट्रेनिंग करके पा लें, उस ट्रेनिंग करके पाने की
जो कैपेसिटी है आपके अंदर पहले से, उन्हें एप्टीट्यूड कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने एक क्विज़ रख दिया जाए, ठीक है, जिसको बनाया है खुद आइंस्टीन ने बनाया, कोई एक क्वेश्चन आपको दे दिया जाए। अब उस क्वेश्चन की खास बात ये है, उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मिनिमम IQ जो है वो 130 का चाहिए, जो कि बहुत हाई होता है, रेयर, बहुत ही करोड़ों में कुछ लोगों का हो पाता है। तो 130 का अगर आपको IQ चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, तो ये आपकी इनहेरेंट कैपेसिटी की बात कर रहा है। अब आप कितनी भी ट्रेनिंग ले लीजिए, कितनी भी मेहनत कर लीजिए, अगर आपने 130 का IQ नहीं है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। उसी प्रकार से लॉन्ग जंप की अगर बात है, तो लॉन्ग जंप जितना ज़्यादा लंबा आदमी होगा वो ऊपर भी उतना ही कूद पाएगा, तो ये उसकी इनहेरेंट कैपेसिटी, उसकी हाइट हो जाएगी ऐसे में। तो इनहेरेंट कैपेसिटी, अब इसको यही याद कर लीजिए मेरे साथ, ऐसी इनहेरेंट कैपेसिटी जो आपकी मदद करे कोई स्किल एक्वायर करने में ट्रेनिंग के जरिए। ये 3 इसके की पॉइंट्स हैं। इनहेरेंट कैपेसिटी इंडिविजुअल की, जो कि उसको स्किल एक्वायर करने में मदद करे थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। एप्टीट्यूड इज द इनहेरेंट कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्वायर एन एप्रोप्रिएट स्किल थ्रू एप्रोप्रिएट ट्रेनिंग। ये इसको याद कर लीजिए, इसको कोई बदलने की ज़रूरत नहीं, ऐसी की ऐसी आप आंसर में लिख के आइए, बिल्कुल सही है ये। और इसके एग्जाम्पल में, इसमें हम आगे चलने से पहले हम देखेंगे कि 2 प्रकार के होते हैं। एक तो मतलब इसको इनबॉर्न पोटेंशियल के रूप में भी कहा जा सकता है। जब आप पैदा हुए थे तभी आपके साथ था, इनबॉर्न पोटेंशियल था ये, या फिर ये आपका टैलेंट था, जो कि आउटस्टैंडिंग एप्टीट्यूड कहलाता है। जब एप्टीट्यूड होता है कैपेसिटी, पर आप बहुत अच्छी कैपेसिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छी कैपेसिटी किसी भी चीज़ को लेके, तो उसे टैलेंट कहते हैं। कई लोग होते हैं जिनकी आवाज़ बहुत ही सुरीली होती है, बिना प्रैक्टिस के ही बहुत सुरीली होती है, तो उनमें बहुत अच्छा एप्टीट्यूड होता है सिंगिंग को लेके। कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही मतलब उनकी आवाज़ बिल्कुल भी मीठी नहीं होती, बिल्कुल भी सुरीली नहीं होती, है ना। तो ऐसे में आप कह सकते हैं कि उनके अंदर एक अच्छा एप्टीट्यूड नहीं है सिंगिंग को लेके। अब कितने टाइप के एप्टीट्यूड होते हैं? लिंग्विस्टिक एप्टीट्यूड होते हैं, भाषा के रिलेटेड एप्टीट्यूड। कई लोगों को बहुत सारी भाषाएं आती है, कई लोगों का दिमाग ऐसा होता है कि वो कई सारी भाषाएं सीख सकते हैं। स्पेशियल एटीट्यूड होता है, लॉजिकल एप्टीट्यूड होता है, एटीट्यूड, इंटेलेक्चुअल एटीट्यूड होता है। जैसे मान लीजिए आपके अंदर साइंटिफिक टेम्परामेंट है, आप साइंटिफिक तरीके से सोचते हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपके अंदर एक इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड है। आप मान लीजिए आप में दम बहुत है, बहुत दम है आपके अंदर, तो आपके अंदर एक फिज़िकल एप्टीट्यूड है। आप इमोशनली बहुत स्मार्ट है, या फिर आप लोगों से बहुत अच्छे से जुड़ पाते हैं इमोशनली, तो आपके अंदर इमोशनल एप्टीट्यूड है। आप सच्चाई के साथ रहते हैं, इंटेग्रिटी के साथ अपना जीवन बिताते हैं, प्रॉबिलिटी के साथ अपना जीवन, तो आपके अंदर एक मॉरल एप्टीट्यूड है। तो ये सारे टाइप्स हैं एप्टीट्यूड के। इन्हें आप जितने ज़्यादा मल्टी डायमेंशनल आंसर आप बनाना चाहते हैं, तो उसको उतने अच्छे से आप बना पाएंगे इन सबको याद करके। स्टेम जो होता है वही साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होता है, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स। तो साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है, तो आपके अंदर स्टेम का एप्टीट्यूड होता है। कैसे याद कर सकते हैं? बाकी अब एक एप्टीट्यूड, सिविल सर्वेंट वाला एप्टीट्यूड बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमसे ये सब इसीलिए पढ़ाई कर रहे हैं सिविल सर्वेंट बनने के लिए। तो सिविल सर्वेंट का एप्टीट्यूड क्या होता है? जो 4 बेसिक एप्टीट्यूड एक सिविल सर्वेंट के अंदर चाहिए होते हैं, वो ये होता है, आप खुद सोच के देखिए क्या क्या चाहिए होगा। सबसे पहले तो शारीरिक बल ज़रूरी है। मान लीजिए आप IPS बन जाते हैं, तो आपको एटलीस्ट शारीरिक बल तो होना ही चाहिए कि आप ड्यूटी का निर्वहन कर सकें। आपके हाथ में इतना तो दम होना ही चाहिए कि एटलीस्ट आप अपनी गन को होल्ड कर सकें सीधा। आपकी आईज़ इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए शारीरिक रूप से कि आप जो है शूटिंग अच्छे से कर सकें। फिजिकल हो गया, मेंटल हो जाएगा, आपको स्मार्ट होना ज़रूरी है। आप एग्ज़ाम कैसे क्लियर करोगे, एग्ज़ाम क्लियर कर दी तो आप पॉलिसी समझोगे कैसे इंप्लीमेंट करने के लिए, लोगों की समस्याएं कैसे सॉल्व करोगे। उसके बाद आता है इमोशनल एप्टीट्यूड। इमोशनल एप्टीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आदमी कोई बलशाली भी हो जाए और स्मार्ट भी हो जाए, लेकिन वो लोगों से इमोशनली कनेक्ट ही नहीं हो पाता, तो वो लोगों के दुख, दर्द, पीड़ा समझेगा कैसे? जब तक वो समझेगा नहीं तो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करेगा? तो इमोशनली आपको हाई एप्टीट्यूड वाला होना ज़रूरी है। और फिर लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट मैं कहता हूँ, ये तीनों ऊपर की एप्टीट्यूड होने के बाद भी अगर मॉरल एप्टीट्यूड आपके नहीं है, तो आप सही राह पे ही नहीं चलोगे। देखो, मोरालिटी का ऐसा है, आपके अंदर शारीरिक बल है, आप इंटेलेक्चुअल भी बहुत हो, और इमोशनली आप स्मार्ट भी बहुत हो। आपके अंदर इमोशनल इंटेलिजेंस है, EI, जिसको हम आगे अभी अच्छे से देखेंगे। पर आमतौर पे इसको EI को ये कह सकते हैं कि EI कैपेसिटी होती है खुद के इमोशंस को अच्छे से समझने की,
सामने वाले के इमोशंस को अच्छे से समझने की, और दोनों के इमोशंस को अच्छे से समझने के बाद अपनी जो एनर्जी है उसको सही डायरेक्शन में पुश करने की। सामने वाला आदमी जो है बहुत दुखी है और आपने उसके इमोशंस को अच्छे से समझ लिया कि ये अभी दुखी है। जैसे कि एक बहुत अच्छा एग्जांपल हम देखते हैं, मोस्टली कई लड़के ब्रेकअप के बाद बहुत दुखी हो जाते हैं, तो उनके दोस्त उनके ब्रेकअप के इस गुस्से को अच्छे डायरेक्शन में भेजने के लिए उनको जिम ले जाते हैं कि चल जिम चल, बॉडी बना, तो चल के ब्रेकअप हो गया ना तो अच्छी बॉडी बना। तो ये एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ले गए तो अब उनका शरीर बनेगा, वो फिजिकली स्ट्रांग हो जाएंगे। तो एक नेगेटिव इमोशन था, वो दुखी थे, और उसको इमोशनली इंटेलिजेंट आदमी द्वारा सही डायरेक्शन में चैनलाइज करवा दिया गया। तो इसका नेगेटिव एस्पेक्ट भी हो सकता है, पॉलिटिशियंस कई लोगों को भावुक करके गलत जगह पे वोट दिलवा लेते हैं, उनको जाति के नाम पर वोट दिलवा लेते हैं, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर आप फिजिकली फिट एप्टीट्यूड है, आप में फिजिकल एप्टीट्यूड है, इंटेलेक्चुअल एप्टीट्यूड है, इमोशनल एप्टीट्यूड है, तो भी आप एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते अगर आप में मॉरल एप्टीट्यूड नहीं है। तो जब तक आप मॉरली सही नहीं हो, आप इंसान ही सही नहीं हो, तो फिर आप अच्छे सिविल सर्वेंट कैसे बन पाओगे। तो आपके अंदर मॉरल एप्टीट्यूड भी होने ज़रूरी है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और प्रॉबिटी के। तो फिजिकल एप्टीट्यूड होते हैं जैसे बेसिक फिटनेस या फिर कलर ब्लाइंडनेस फॉर आईपीएस। तो एक कलर ब्लाइंडनेस वाला बंदा आईपीएस नहीं बन सकता, वो शूटिंग कैसे करेगा। इंटेलेक्चुअल जो एप्टीट्यूड होता है, आप में साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए, रीजनिंग होनी चाहिए, आप तर्क वितर्क कर सको लोगों को समझाने के लिए अच्छे मुद्दों को। इमोशनल इंटेलिजेंस आप में ज़रूरी है, एम्पैथी होनी चाहिए, आप लोगों के दुख दर्द को समझ सको। और मॉरल्स होने बहुत ज़रूरी है, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी और प्रॉबिटी के। अब हम चलते हैं एटीट्यूड और एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है। अब इससे पहले हम एटीट्यूड बाद में आएगा वैसे मेन टॉपिक, अभी यहाँ हम देख लेते हैं एटीट्यूड की एप्टीट्यूड की हम पहले ही देख चुके हैं। मेजर्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू एक्वायर न्यू स्किल। किसी आदमी की या औरत की, किसी भी इंसान की नई स्किल को एक्वायर करने की जो एबिलिटी होती है उसे एप्टीट्यूड कहते हैं। एटीट्यूड क्या होता है, वंस प्री डिस्पोजिशन टुवर्ड्स अ पर्टिकुलर इशू। किसी इंसान की किसी भी मुद्दे पर जो पहले से विचारधारा है, लाइकलीनेस और डिसलाइकलीनेस, पसंद करने की या फिर उससे नफ़रत करने की जो उसकी चांसेस हैं, उसकी विचारधारा है, उसको एटीट्यूड कहते हैं। कि अगर आप कहेंगे, मान लीजिए एक सिख बंदा जो है, सिखिज़म वाला बंदा है जो, उसकी चोरी चकारी के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड है, वो चोरी चकारी पसंद नहीं करते हैं, मेहनत करके कमाना पसंद करते हैं। बेगिंग की जो है, भीख मांग के खाने की जो वैल्यू है या फिर जो एक्टिविटी है, उसके प्रति सिख बंदों की एक नेगेटिव एटीट्यूड होता है। कभी भी आप सिख बंदे को भीख मांगते हुए नहीं देखेंगे। तो ये चीज़ें एटीट्यूड में आ जाती है। तो ये आपकी किसी चीज़ के प्रति लाइकलीनेस या डिसलाइकलीनेस को एटीट्यूड कहते हैं। रिलेटेड टू कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, ये जो एटीट्यूड है ये कैरेक्टर पे डिपेंड करता है, आपका कैरेक्टर कैसा है। अगर आपका कैरेक्टर बहुत ही स्ट्रांग होगा, जस्टिस वाला कैरेक्टर होगा, तो आपका करप्शन के प्रति नेगेटिव एटीट्यूड होगा। लेकिन आपका लूज कैरेक्टर है, आपका अच्छा कैरेक्टर नहीं है, आपको सही सीख नहीं दी गई बचपन में, तो आपका करप्शन के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड होगा, आप करप्शन करना चाहोगे। ओनली मेंटल, ये बिल्कुल मेंटल होता है, एटीट्यूड फिजिकल नहीं हो सकता। फिजिकली कोई एटीट्यूड में, ये एक मेंटल कंसेप्शन की चीज़ है, आपकी विचारधारा वाली चीज़ है, इसमें फिजिकल कुछ भी नहीं है, 100% मेंटल है। ठीक है, अब फिर इसके बाद हम देखते हैं एप्टीट्यूड को। एप्टीट्यूड हमने देख लिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट है रिलेटेड टू टैलेंट। ये टैलेंट से जुड़ा हुआ होता है, जो कि फिजिकल और मेंटल दोनों हो सकता है। हाई आईक्यू होना या फिर हाई बॉडी होना, अच्छी बॉडी, स्ट्रेंथ वाली बॉडी होना, ये दोनों चीज़ें आपके टैलेंट पे। कैन बी मेंटल वाला आईक्यू हो सकता है, ठीक है, और भी फिजिकल वाला जैसे हाइट हो सकता है। ठीक है, अब जैसे एयरफोर्स में आपको जाना है, तो एयरफोर्स में जाने के लिए कुछ पर्टिकुलर एप्टीट्यूड चाहिए। एक 5 फुट के बंदे को वो एयरफोर्स में नहीं लेंगे, लेकिन आप 6 फुट के हैं तो आप मिनिमम हाइट का जो क्राइटेरिया वो पूरा कर रहे हैं, तो आपका एप्टीट्यूड एक एयरफोर्स में जाने लायक बंदे का है। फिर एबिलिटी और एप्टीट्यूड में क्या अंतर होता है। एबिलिटी मतलब होती है कि आप ऑलरेडी पजेस करते हो द मैक्सिमम नॉलेज स्किल टू डू द जॉब। एप्टीट्यूड क्या होता है, एप्टीट्यूड कैपेसिटी होती है उस स्किल को पाने की। लेकिन जब आप स्किल को पहले ही पा चुके हो तो उसे एबिलिटी कहेंगे। अब आप में वो एबिलिटी है ऑलरेडी, आपके पास मैक्सिमम नॉलेज ऑलरेडी है, वो आपके पास एबिलिटी है तैरने की, आप तैर सकते हो। ठीक है,
लेकिन एप्टीट्यूड तैरने का क्या होता है, आपकी बॉडी की बनावट एक ऐसी तरीके से करी गई है, जैसे माइकल फेल्प्स हैं। माइकल फेल्प्स यूएसए के स्विमर हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीते हैं और उनका वर्ल्ड रिकॉर्ड है मैक्सिमम गोल्ड मेडल्स का आज तक का। तो उनकी बॉडी की जब स्टडी करी गई अलग अलग फिटनेस कोचेस द्वारा और फिटनेस एक्सपर्ट्स द्वारा, तो उन्होंने रियलाइज़ करा उनकी बॉडी की बनावट ही ऐसे करी गई है भगवान द्वारा, या फिर उनकी एक्सरसाइज करके थोड़ी, या फिर नेचुरली भी उनकी बॉडी ऐसी थी कि उनकी टांगें उतनी लंबी नहीं थी और धड़ उनका काफ़ी लंबा था, अपर बॉडी लंबी थी। तो स्विमिंग वाले बंदों के लिए अपर बॉडी लंबी होना ज़रूरी होती है। तो जब अपर बॉडी लंबी होती है तो उनका विंग स्पैन जो होता है वो अच्छा होता है, हाथ जो होते हैं वो लंबे जो होते हैं स्विमिंग वालों के लिए फ़ायदेमंद होते हैं। तो एप्टीट्यूड उनका स्विमिंग वाला था, पर क्या वो अच्छे स्विमर थे पैदा होते? नहीं, उन्होंने स्विमिंग की कैपेसिटी डेवलप करी, आगे कैपेसिटी जो थी उससे उन्होंने ट्रेन करके स्किल्स को सीखा। पर एबिलिटी क्या होता है, स्विमिंग करना आता है या नहीं आता? आता है तो आप एबल हो, आप स्विमिंग कर सकते हो, ये अंतर है दोनों में। अब एबिलिटी को देखते हैं, यूज विथ रिगार्ड टू एक्सपर्टीज। कौन कितना एबल है ये एबिलिटी से पता लगेगा। तो जितना ज़्यादा एक्सपर्ट होगा वो उतना ज़्यादा एबल होगा, तो उसे हम एबिलिटी के हिसाब से देखेंगे। लेकिन ये डिपेंड करती है टैलेंट पे, आप में टैलेंट कितना है, सीखने का टैलेंट कितना है। तो ये बेसिक डिफरेंसेस थे। और एप्टीट्यूड वाला टॉपिक जो है वो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उसमें, और ये एक जो है ये इसका मेन मुद्दा है, एप्टीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट। इस पे क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी बार आते हैं, एटीट्यूड और एप्टीट्यूड ऑफ ए सिविल सर्वेंट, जिसको हम आगे भी कवर करेंगे। लेकिन ये जो मेन 3 है पॉइंट इसके, इनको आपको ज़रूर करना है, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल और मॉरल्स वाला जो टॉपिक है। अब आगे चलते हैं ऑब्जेक्टिविटी पे। ऑब्जेक्टिविटी ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ह्यूमन वैल्यू है जो कि हमें बहुत ही रैशनल ह्यूमन बीइंग बनाती है। इसकी डेफिनेशन मतलब हम ऑब्जेक्टिविटी को वैसे तो समझ जाते हैं, 2 पार्ट्स में हम हर टॉपिक को डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सब्जेक्टिविटी और एक होता है ऑब्जेक्टिविटी। तो ऑब्जेक्टिविटी और सब्जेक्टिविटी में क्या अंतर होता है ये हम देखेंगे अभी। बाकी ऑब्जेक्टिविटी को हम शुरू करते हैं इसके डेफिनेशन से कि अनबायस्ड डिसीजन, मतलब किसी भी एक बंदे के प्रति हमारा डिसीजन झुकावा नहीं है, हमारा अनबायस्ड है, किसी से भी बायस्ड नहीं। बायस्ड होने का मतलब होता है किसी एक की तरफ झुकावा होना। मान लीजिए कोई जज है और वो महिलाओं के मुद्दों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं, और ऐसे में सामने से उनके सामने एक महिला है जो झूठा जो है दहेज प्रताड़ना का केस कर रही है, तो चांसेस हैं वो जो हाईली इमोशनल जज हैं वो अनबायस्ड डिसीजन नहीं ले पाएंगे, वो बायस्ड हो जाएंगे, महिला के मुद्दे की तरफ झुक जाएंगे, और हो सकता है ऐसे में इमोशनल होकर वो गलत डिसीजन ले दें और एक गलत लड़के को दोषी करार कर दें। ऐसे में ऑब्जेक्टिविटी होना कितनी ज़्यादा ज़रूरी है अब आप समझेंगे। इट इज़ रेफर्स टू मेकिंग अनबायस्ड डिसीजन। अनबायस्ड डिसीजन लेने की जो ताकत है, ये जो कैपेसिटी है, अनबायस्ड डिसीजन जो कि फैक्ट्स पे बेस्ड होगा, किस पे, असली तथ्यों पर, भावनाओं पर नहीं, तथ्यों पर बेस्ड होके जो अनबायस्ड डिसीजन लिया जाता है, नॉट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, जो कि पर्सनल फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस नहीं होता, ऐसा अनबायस्ड डिसीजन जो कि तथ्यों पर लिया जाए और इन्फ्लुएंस नहीं होता पर्सनल फीलिंग से, प्रेजुडिस से। प्रेजुडिस का मतलब जो आप पहले से ही सोच के बैठे हैं, प्रेजुडिस, आप किसी के प्रति प्रेजुडिस हो सकते हैं। अब काले लोगों के प्रति प्रेजुडिस होते हैं कई लोग कि काले लोग साफ़ सुथरे नहीं होते, तो ये प्रेजुडिस कहलाता है, जो आप पहले से ही विचारधारा ना, डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये एक बहुत अच्छा कोट है। तो ये लोग प्रेजुडिस होते हैं जो बुक को कवर से जज कर लेते हैं। तो प्रेजुडिस होके, पर्सनल फीलिंग्स से इन्फ्लुएंस होके, और प्री कंसीव्ड नोशन, पहले से ही जो आप विचारधारा मन में बना के आए हो, उन तीनों से इन्फ्लुएंस बिना हुए फैक्ट्स के आधार पर जो आपने अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग करी है, उसको ऑब्जेक्टिविटी कहते हैं। अब इससे ज़्यादा सरल तरीके से आपको कोई नहीं समझा सकता इस डेफिनेशन को, ये सबसे सरल तरीका है। इस डेफिनेशन को इसी क्रम में, इसी तरीके से आप याद कर लीजिए, अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग based on facts and not being influenced by personal feelings। अब आप ये भी याद कर लेंगे तो अच्छा है, लेकिन आप पर्सनल फीलिंग पे भी एक बार रोक देंगे तो भी बढ़िया है, ठीक है। अनबायस्ड डिसीजन मेकिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय पर्सनल फीलिंग्स, 3 मुद्दों में क्वेश्चन खत्म।
ऑब्जेक्टिविटी की डेफिनेशन, जैसे ही कोई ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड मुद्दा है, बड़ा क्वेश्चन है जिसमें मेन मुद्दा ऑब्जेक्टिविटी है, इंट्रोडक्शन में आप इसे डेफिनेशन को लिख दिए, इससे बढ़िया डेफिनेशन कुछ नहीं हो सकती, आपको इंट्रोडक्शन बढ़िया मार्क्स दिलवाएगा आपको। आगे चलते हैं। डिसीजन मेकिंग सराउंडेड बाय आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी। वेबर जो थे, मैक्स वेबर जो थे, उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को काफ़ी जो है गाइड किया था कि ब्यूरोक्रेसी आखिर होती कैसी है। ठीक है, तो उन्होंने इस बारे में ये बताया था कि मैक्स वेबर के हिसाब से जो डिसीजन मेकिंग होती है ब्यूरोक्रेसी के अंदर, वो एक कैद करके करी जानी चाहिए रूल्स के अंदर। मैक्स वेबर का ये कहना था कि ब्यूरोक्रेसी जो है ना, वो खुद से डिसीजन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी बहुत पावरफुल होती है और वो खुद से डिसीजन लेने लग गए तो वो अपने पर्सनल फीलिंग्स को बीच में ले आएंगी। तो ऑब्जेक्टिव होने के लिए किसी भी चीज़ में या फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन लो, तो ये करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग जो है ना, आयरन केज ऑफ रैशनैलिटी में रख के लेनी होगी। मतलब डिसीजन मेकिंग लेनी होगी आपको, एक ऐसा लोहे का जाल बना दिया जाएगा रूल्स, पॉलिसीज़ और रेगुलेशंस का, जिसके बाहर जाके आपको डिसीजन नहीं लेना, जो उनके अंदर लिखा गया है वैसा ही डिसीजन आपको लेना है। मान लीजिए ऐसे में आपके पास एक महिला आती है जो कि बोलती है कि मेरे पास जो है बाढ़ में मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है वो ख़राब हो गए और मुझे जो है मैं BPL परिवार से बिलोंग करती हूँ और मेरे को जो है PDS सिस्टम के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर फ्री राशन की दुकान से मेरे को मुफ्त में खाना चाहिए, चावल और अनाज चाहिए, और मेरे पास राशन कार्ड जो था वो मेरा खो गया, बाढ़ में चला गया। अब रूल्स ये कहते हैं कि बिना राशन के खाना नहीं दिया जाएगा। तो अगर कोई मैक्स वेबर की जो फिलॉसफी है ब्यूरोक्रेसी की उसको फॉलो करेगा तो वो रूल्स के अकॉर्डिंग तो नहीं देगा। अब ऐसे में ऐसा भी रूल बनाया जाना चाहिए कि ऐसे में कोई इंसान अगर पीड़ित है तो उससे क्या किया जाए कि उसके एरिया की ग्राम सभा में जाके उसके पंचायत के लोगों से जाके पूछा जाए कि क्या ये BPL परिवार से बिलोंग करती है। तो अगर सरपंच वहाँ का ये लिख के दे दी कि हाँ इसका राशन कार्ड गुम गया है लेकिन ये BPL परिवार से ही बिलोंग करती है, मान लीजिए, तो अगर ये रूल्स में लिखा हुआ है तो ही ऐसा करा जाए। ये ऐसा मानना था मैक्स वेबर द्वारा दी गई ब्यूरोक्रेसी का, क्योंकि ऐसा करने से ही हम ऑब्जेक्टिव रह पाएंगे। इसको समझ लीजिए, ये बार बार अगर आप लिख के आएंगे ऑब्जेक्टिविटी से रिलेटेड कि वेबेरियन आयरन केज रैशनैलिटी, तो आपके आंसर में एक अलग वेट आ जाएगा। अब क्या क्या फीचर्स होते हैं ऑब्जेक्टिविटी के? ऑब्जेक्टिविटी के ये बेसिक 4 फीचर होते हैं, इन्हें यूँ का यूँ याद कर लीजिए, इसमें कोई एक्स्ट्रा एडिशन मत करना, दिमाग अपना लगाने की जरूरत नहीं है, इन्हें यूँ का यूँ याद कर लीजिए। समझा मैं देता हूँ क्या फीचर होते हैं ऑब्जेक्टिविटी के। पहला तो वो आयरन केज ऑफ वेबेरियन रैशनैलिटी को फॉलो करता है, जो अभी मैंने आपको समझा दिया। ठीक है, रूल्स के अकॉर्डिंग ही चलना है ताकि खुद का दिमाग लगा के हम सब्जेक्टिविटी ना लेके आ जाए, ऑब्जेक्टिविटी रहे। ठीक है, फैक्ट बेस्ड होना चाहिए। ठीक है, ये हमने डेफिनेशन में ही पढ़ लिया था, तथ्यों के आधार पर रैशनल होना चाहिए, है ना, तार्किक। दूसरा है कंसिडरिंग ऑल्टरनेटिव्स एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस टू चूज दी ऑप्टिमल मीन्स, कि जो अलग अलग इसके ऑप्शंस हैं अपने पास, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करना है उन सबका, और फिर उसके आधार पर डिसाइड करना है कि क्या सही है क्या गलत है। जैसे मान लीजिए आप जो है ऑक्शनिंग करवा रहे हैं माइंस की, खानों की माइंस की ऑक्शनिंग हो रही है, तो अब किसको बेचा जाना चाहिए? ये माइन। तो अब एक सब्जेक्टिव दिमाग वाला बंदा जो उसको सही लगेगा वो कर देगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव वाला क्या करेगा? जितने भी ऑल्टरनेटिव है सबको देखेगा कि भाई ये वाला जो ऑक्शनर है, ये वाला जो आया है टेंडर लेके, ये कितने का टेंडर लेके आया है, ये कितने का टेंडर लेके आया है। तो सरकार किसको इस पर्टिकुलर माइन का टेंडर दे कि सरकार के लिए मैक्सिमम रेवेन्यू जनरेट हो। तो इस प्रकार के जितने भी रेवेन्यू जनरेशन के जो ऑल्टरनेटिव होंगे उन सबको कंसिडर करेगा वो, और उन सबका कॉस्ट बेनिफिट देखेगा। उन सबका कॉस्ट बेनिफिट देखने के बाद ही वही डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। तो ऐसे में ऑब्जेक्टिव डिसीजन मेकिंग हो पाएगी। ठीक है, और फिर इसके बाद ये स्ट्रांगली वैल्यू न्यूट्रल होता है। वैल्यू न्यूट्रल का मतलब होता है कि जो आपकी पर्सनल वैल्यूज़ है ना, आपकी पर्सनल वैल्यूज़ हैं, मान लीजिए इक्वालिटी की वैल्यू आपके अंदर, मान लीजिए इक्वालिटी की वैल्यू है ना। अब पर एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है कि अगर दहेज प्रताड़ना का कोई भी केस आए तो उसमें जो महिला है उसको वंचित वर्ग की तरह ट्रीट किया जाएगा, जो पुरुष वर्ग है उसको वंचित वर्ग की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा, महिला को वंचित वर्ग की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब आपकी वैल्यू तो है इक्वालिटी की, आप बोलोगे कि मैं तो महिला और पुरुष को समानता से ट्रीट करूँगा, लेकिन एक्ट में ऐसा लिखा हुआ है
कि महिला को वंचित वर्ग की तरह ट्रीट किया जाएगा और उनसे ज़्यादा कम शक्ति पेश में आएगा और पुरुषों से ज़्यादा शक्ति से पेश आया जाएगा। तो ऐसे में आपको वैल्यू न्यूट्रल होना पड़ेगा, आपकी वैल्यू आपको साइड में करनी होगी और बाय लॉ और बाय रूल चलना पड़ेगा आपको, तभी आप ऑब्जेक्टिव कहला पाओगे। ठीक है, अब आप चलते हैं सिग्निफिकेंस क्या है, ऑब्जेक्टिविटी क्यों ज़रूरी है। जैसे तो मैंने अभी थोड़ा एग्जांपल आपको दे ही दिए, पहले वो जज का दिया था और अभी ये वैल्यू न्यूट्रलिटी का दिया था। इसमें फार्मर्स का भी केस ले सकते हैं कि फार्मर्स प्रोटेस्ट में फार्मर्स को हमेशा वल्नरेबल सेक्शन की तरह ट्रीट किया जाता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था। तो अब जो फार्मिंग बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, इनके घर में कोई फार्मर है, वो समझ पाएंगे इस बात को ज़्यादा, और वो ज़्यादा समझ पाएंगे कि हाँ इसीलिए ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है। तो अब हम सिग्निफिकेंस देखेंगे ऑब्जेक्टिविटी का, कि क्या क्या फ़ायदे मिल पाते हैं हमें से, कैसे क्यों ज़रूरी है। द नेविगेशन थ्रू वेरियस इंटरेस्ट। अब मान लीजिए आप ड्यूरिंग अवॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट्स, इसमें बहुत वो जो माइंस वाला जो था एग्जाम्पल वो परफेक्ट फिट हो रहा है कि मान लीजिए 4 माइंस आपकी ऑक्शनिंग करवा रहे हो, 1 माइनस की ऑक्शनिंग हुई और 4 लोगों ने उसका टेंडर भरा। 4 में से एक इंसान जो है आपके धर्म का, आपके समुदाय का, आपकी भाषा का और आपकी कॉलोनी का है। ठीक है, तो आपका पर्सनल इंटरेस्ट यहाँ पे आ सकता है कि भाई मैं अपने ही बंदे को दिला दूँ, या फिर आपका भाई टेंडर भर रहा है तो आप सोचो मेरे भाई को दिला दूँ। तो आपका जो इंटरेस्ट है उसको आपको हटाना है, और ये आपको ऑब्जेक्टिव अगर आप होके सोच रहे हो, ऑब्जेक्टिव तो ऑब्जेक्टिव होके आप सोचोगे तो आपके पर्सनल इंटरेस्ट के बीच में से ही आपको नेविगेट करता हुआ सही रास्ते पे ले जाएगा। तो आपको ये बता देगा कि नहीं, जो सबसे अच्छा टेंडर भर रहा है, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, उसको ये टेंडर दिया जाए, ना कि उस जने को जिससे आपका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट को नहीं ध्यान देना और नेविगेट करना है थ्रू अलग अलग इंटरेस्ट से और सही रास्ते पर पहुंचना है। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी यही है। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव होके अगर आपको डिसीजन मेकिंग लेनी है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई जज है और जज जो है उनके सामने केस आया है और उस केस में उन्हीं के बेटे के ऊपर जो है आरोप लगाया गया है किसी चीज़ का। तो ऐसे में वो जज जो है वो खुद उस केस को नहीं लड़ेंगे, और यही ऑब्जेक्टिव होना होता है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। वो उसके पिता भी हैं और वो जज भी हैं, तो ये नेचुरल जस्टिस के अगेंस्ट है। तो ऑब्जेक्टिव में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिविटी रूल्स को फॉलो करेंगे, और रूल्स ये कहता है कि आप ऐसे पर्सनल इंटरेस्ट वाले केस में खुद जज नहीं बन सकते। फिर आता है सेलेक्टिंग बेनिफिशियरीज़। अलग अलग बेनिफिशियरीज़ को सेलेक्ट करने में ऑब्जेक्टिविटी बहुत मदद करती है। अब मान लीजिए कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो वो बेनिफिशियरीज सेलेक्ट कर रहा होगा पीडीएस स्कीम के अंदर, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम के अंदर, जिसमें जो है फ्री में राशन बांटा जाता है, अलग अलग चीज़ें बांटी जाती। तो वो क्या करेगा, अपने ही गाँव के लोगों को बंटवा देगा, अपनी जाति के लोगों को बंटवा देगा, क्योंकि उसको सही लगेगा। लेकिन अगर वो ऑब्जेक्टिवली सोचेगा तो वो रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग चलेगा और वैल्यू न्यूट्रल होकर सोचेगा, तो वो ऐसे में सही बेनिफिशियरी चुन पाएगा जो असली में वंचित वर्ग के लोग हैं, उन तक सही स्कीम्स के फ़ायदे पहुंच पाएंगे। चैलेंजिंग प्रेजुडिस, जो पहले से प्रेजुडिस हो रखे हैं समाज में कास्ट सिस्टम को लेकर, सेक्सिज्म को लेकर, कि महिलाएं जो होती हैं वो ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकती, पुरुष ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव होकर अगर आप सोचेंगे तो आप ढंग से डिसीजन ले पाएंगे। जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस का काम है, जैसे मान लीजिए कोई मर्डर इन्वेस्टिगेशन करवानी है पुलिस की, तो ऐसे में अगर एक फीमेल पुलिस वाली, जो फीमेल पुलिस ऑफिसर है और एक मेल पुलिस ऑफिसर है, तो जो सेक्सिस्ट माइंडसेट वाला आदमी होगा, जो कि लिंग के आधार पर भेदभाव करता है, वो सोचेगा कि यार ये जो मेल पुलिस ऑफिसर है ना, ये ज़्यादा अच्छे से केस को सॉल्व कर पाएगा, फीमेल पुलिस ऑफिसर से ये केस ले लिया जाए, इनको हटा दिया जाए इस केस से। पर तो ऐसे जो प्रेजुडिस हैं महिलाओं के अगेंस्ट जो हो रहे हैं, उनसे डील करने के लिए ऑब्जेक्टिव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो रूल यही कहता है कि लिंग के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते मेल और फीमेल पुलिस ऑफिसर्स के ऊपर। चैलेंजिंग सुपरस्टिशन, वैक्सीन्स को लेके कोविड-19 के दौरान हमने देखा था, कि कितनी ज़्यादा वैक्सीन हेजिटेंसी हो रही थी, कि लोग वैक्सीन नहीं लगवाना चाह रहे थे। कुछ लोग सोचते थे वैक्सीन लगाने से अलग अलग बीमारियाँ हो जाएंगी, नपुंसकता आ जाएगी, इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैला दी गई थी। तो उनसे डील करने के लिए जो है ऑब्जेक्टिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी हमें फैक्ट्स के आधार पर डिसीजन मेकिंग सिखाती है, भावनाओं के आधार पर नहीं। और फैक्ट्स क्या कहते हैं, फैक्ट्स ये कहते हैं कि जो वैक्सीन है वो साइंटिस्ट्स ने बनाई है, सही रिसर्च करके बनाई है, और उस पर जो आंकड़े लेके आए हैं, पोलियो की वैक्सीन के जो आंकड़े लेके आए हैं अच्छे अच्छे, कि जिसमें दिखाया कि खूब सारे लोगों की जो पोलियो की जो बीमारी थी वो इरेडिकेट, और इंडिया को भारत को पोलियो मुक्त कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें हमें वैक्सीन्स के ऊपर रैशनली सोच के पता लगी। बाकी पर्सनल मैनेजमेंट में इसका बहुत बड़ा रोल है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा आप।
पर्सनल मैनेजमेंट में बहुत और पर्सनल मैनेजमेंट है ये। पर्सनल से मतलब यहाँ पे है लोगों का मैनेजमेंट। कैसे? ट्रांसफ़र पोस्टिंग, अगर मान लीजिए ट्रांसफ़र करा जा रहा है या पोस्टिंग दी जा रही है गवर्नमेंट ऑफिसर्स को, वो ऑब्जेक्टिव होके नहीं दी जाएगी और पर्सनल प्रेजुडिस के हिसाब से दे दी जा रही है, जहाँ मन कर रहा है वहाँ दे रहे हैं, जाति के आधार पर दे रहे हैं, धर्म के आधार पर दे रहे हैं, तो इससे प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि बगावत हो जाएगी, लोग जो है भरोसा खो देंगे, ट्रस्ट चला जाएगा गवर्नमेंट के अंदर से। तो लोगों को काम करने की इच्छा ही नहीं होगी। अभी आप बहुत ज़्यादा इच्छुक हैं आईएएस बनने की, आईपीएस बनने की, लेकिन आपको पता लगे कि ट्रांसफ़र जो होते हैं वो तो आपकी जाति के आधार पर होंगे, ट्रांसफ़र पोस्टिंग आपको मिलेगी नहीं, नेताओं का मन होगा तो वो देंगे वरना नहीं देंगे। तो ऐसे में आप इतने इच्छुक नहीं रहेंगे काम करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजन लिया जाए। प्रमोशन जो है वो ऑब्जेक्टिव होकर लिया जाए, जिसका टाइम है प्रमोशन का उसका प्रमोशन किया जाए, ना कि जो नेताओं का खास है या चमचा है उसका प्रमोशन किया जाए। इसने अच्छा काम किया है, मेरिट बेस्ड प्रमोशन किया जाए। इसके अलावा आता है रूल ऑफ लॉ। ये तो इतनी देर से हम बता ही रहे हैं कि लॉ को बहुत अच्छे से फॉलो करवाती है ऑब्जेक्टिविटी। जितना ज़्यादा कोई इंसान ऑब्जेक्टिव होगा वो उतना ही ज़्यादा लॉस को फॉलो करेगा। तो ऐसे में जो फेक एनकाउंटर हैं और जो असली एनकाउंटर होते हैं उसके बीच में हमें अंतर पता लगेगा। गाड़ियाँ नहीं पलटाई जाएंगी, चलती गाड़ी को, खड़ी गाड़ी को पलटा के जो एनकाउंटर करे जा रहे हैं वो रुकेंगे अगर रूल ऑफ लॉ होगा तो। बाकी सेडिशन केस इज़ एक्चुअली एप्लीकेबल और जस्ट डन अंडर गवर्नमेंट प्रेशर। ये जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी रिसेंटली बहुत ज़्यादा हो रही है कि सेडिशन के केस करे जा रहे हैं खूब सारे एक्टिविस्ट्स के ऊपर, अर्बन नक्सल उन्हें घोषित कर दिया जा रहा है। तो ये जो चीज़ें हम देखने मिल रहा है, सेडिशन केस का जो गलत यूज़ हो रहा है, ये तो यूपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक है। इस पर आए दिन जो है एडिटोरियल आते रहते हैं, उनको अच्छे से तैयार करना है सेडिशन के केस के जो टॉपिक है जो, तो उसको गवर्नमेंट के प्रेशर में आके तो कहीं किसी के ऊपर सेडिशन का केस नहीं डाला जा रहा, ये भी देखना है। अपहोल्ड अकाउंटेबिलिटी, जितने ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव होंगे उतने आप ज़्यादा अकाउंटेबल बनते जाएंगे, उतना अच्छे से काम हो पाएगा। 2G स्कैम इसके एग्जांपल में हम लिख सकते हैं। बाकी फैसिलिटेट्स ट्रांसपेरेंसी, ऑब्जेक्टिव होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, क्योंकि ऑब्जेक्टिविटी क्या कह रही है, रूल ऑफ लॉ है। आरटीआई किसी ने फाइल करी तो आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, और आरटीआई अगर आपने फाइल करी, किसी ने इन्फॉर्मेशन दे दी तो फिर ट्रांसपेरेंसी अपने आप मेंटेन हो जाएगी। और इसका बेस्ट एग्जांपल है सुओ मोटो डिस्क्लोजर, मतलब बिना मांगे ही अपने आप डिस्क्लोजर कर दिया पूरी इन्फॉर्मेशन का, तो इससे जो है फैसिलिटेट होगी ट्रांसपेरेंसी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप दे सकते हैं, राजस्थान का एक एग्जांपल दे सकते हैं आप। राजस्थान में रिसेंटली एक जन सूचना पोर्टल बनाया गया है, जन सूचना पोर्टल। इसमें क्या किया गया है, राजस्थान की जन सूचना पोर्टल में जो आरटीआई के अंतर्गत इसको ले लिया गया और सारी इन्फॉर्मेशन राजस्थान गवर्नमेंट के कामों की बिना मांगे ही इस पोर्टल पे अपलोड कर दी जाती है। तो आपको आरटीआई फाइल करने की जरूरत नहीं है, आप इस पोर्टल पे जाइए और डायरेक्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ये है राजस्थान गवर्नमेंट का जन सूचना पोर्टल, आरटीआई का। इसके बाद क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट बहुत बढ़ जाता है अगर आप ऑब्जेक्टिव होकर काम करते हैं तो। जैसे कि यूपीएससी जो है काफ़ी ऑब्जेक्टिवली काम करती है, फिक्स जो रूल्स है उनके हिसाब से करती है। कभी पेपर लीक की इन्फॉर्मेशन यूपीएससी में नहीं आई होगी जैसे नीट में आती रहती, तो क्रेडिबिलिटी बढ़ती है। मल्टीलिंग्विस्टिक और प्लूरलिस्टिक सोसाइटी में ये बहुत मददगार है। अब आप ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजन मेकिंग लेंगे तो अलग अलग जो मुद्दे हैं जो कि समाज के अलग अलग लोगों द्वारा उठाए जाते हैं तो उनको आप ढंग से डील कर पाएंगे। अलग अलग लोगों में आप भेदभाव नहीं करेंगे क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव हैं, आप वैल्यू न्यूट्रल हैं। आपकी पर्सनल वैल्यू कुछ भी हो, किसी जाति धर्म लिंग को लेके आप वैल्यू न्यूट्रल होकर डिसीजन लेंगे। बाकी क्वाज़ी जुडिशरी रोल में बहुत ज़्यादा यूज़फुल है ये। जैसे कि वही जुडिशरी से ही इसका एग्जांपल ले लीजिए आप, जुडिशरी में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था ऑब्जेक्टिविटी, हमने ऊपर एग्जांपल देखा। तो खूब सारी जो अलग अलग क्वाज़ी जुडिशरी रोल होते हैं। क्वाज़ी जुडिशरी क्या होते हैं, जो जुडिशरी नहीं है, जज नहीं है, लेकिन उनको कुछ रोल निभाते हुए जुडिशरी की तरह निर्णय लेना पड़ता है, सही या गलत का, किसी को सज़ा देनी पड़ती है, तो वो सारे क्वाज़ी जुडिशरी में आ जाते हैं। मतलब पार्शली जुडिशियल है, आधे जुडिशरी है, क्वार्टर जुडिशरी। तो इसमें जैसे इलेक्शन कमीशन का जो बहुत अच्छा एग्जांपल आप देख सकते हो कि पार्टियों को ये इलेक्शन कमीशन जो है सजा देते हैं, जो कैंडिडेट्स के ऊपर फाइन लगा देते हैं अगर वो रूल फॉलो नहीं करते तो वो क्वाज़ी जुडिशियल रोल है। अब इलेक्शन कमीशन ऑब्जेक्टिव होकर डिसीजन लेगी तो क्या होगा, इलेक्शंस में कभी चीटिंग नहीं हो पाएगी, सभी पार्टियों के साथ में समान व्यवहार किया जाएगा। अब लिमिटेशंस ऑफ ऑब्जेक्टिविटी पे हम चलते हैं कि लिमिटेशंस क्या है
ऑब्जेक्टिविटी के कारण क्या क्या नुकसान हो जाते हैं कभी कभार। ये है द कंस्ट्रेंट ऑफ टाइम, डेट एंड एबिलिटी। उस समय पे आपको जो रूल्स और लॉज दे रखे हैं उसके ही अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। जैसे वो जो बूढ़ी महिला का मैंने एग्जांपल दिया था, जिनके फ्लड में सारे राशन के जो कागजात हैं वो बह गए पानी में, तो वो अब उनको पीडीएस से सामान ही नहीं मिलेगा। अगर मान लीजिए रूल्स में ऐसा नहीं लिख रखा है कि ग्राम सभा से पूछ के काम करवाया जा सकता है, तो रूल्स एक बाधा बन जाते हैं आपके पर्सनल टैलेंट के केस में। अगर मान लीजिए आपको खुला हाथ नहीं दिया गया और आप बहुत टैलेंटेड आदमी हैं, तो आप रूल्स के कारण बंधे हुए फील करेंगे, अपने आप को फील करेंगे कि आपको बांध दिया गया है और आप ढंग से जो है रूल्स को आगे बढ़ा नहीं पा रहे हैं। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हम देखते हैं कोविड-19 के दौरान, द एबिलिटी टू हैंडल कोविड-19 विथ ओल्ड फ्रेमवर्क। कोविड-19 आ गया था और ओल्ड फ्रेमवर्क ही चल रहा था अपना, ट्रांसपोर्टेशन का नया ट्रांसपोर्टेशन मेथड नहीं था। या फिर डीमोनेटाइजेशन का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा जो फ्रेमवर्क था पिछले वाला डीमोनेटाइजेशन के, उस वक्त ऑनलाइन जो पेमेंट था इतना सही नहीं हुआ था। तो डीमोनेटाइजेशन के इनिशियली में कितना ज़्यादा फोर्स्ड ऑनलाइन पेमेंट की तरफ लोगों को फोर्स होके मूव ऑन करना पड़ा था। तो डीमोनेटाइजेशन इसका एक अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं, इसका दूसरा एग्जांपल है सेक्रेड ग्रूव्स। सेक्रेड ग्रूव्स जिनको नहीं पता, जैसे कंटारा मूवी आई थी, आपने देखा होगा, तो उसमें वो जो उनकी जो लोकल डीटी होता है, जो कुल देवता होते हैं, वो जो उस पहाड़ के या पूरे जंगल के रक्षक होते हैं, वो उनके एक तरीके से सेक्रेड ग्रूव थे। सेक्रेड ग्रूव क्या होता है? कोई भी एक ऐसा एनवायरनमेंट, ये इकोसिस्टम, जैसे कोई जंगल हो गया या पहाड़ हो गया, ठीक है, उसके वहाँ के एक लोकल कुल देवता या देवता बना दिए जाते हैं और उसकी वो ट्राइबल्स पूजा करते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि इस जंगल में हमारे पूर्वजों की आत्माएं बसती है, या फिर ये जंगल की जो देवता है ना वो हमारी रक्षा करते हैं, वो हमारे कुल देवता हैं, ऐसे मानते हैं। तो उन्हें सेक्रेड ग्रूव कहते हैं। तो वो होता बेसिकली एनवायरनमेंट है, वहाँ पे एनवायरमेंटल एक्सपेक्ट बहुत ज़रूरी होता है और एनवायरनमेंट को रिलीजन से जोड़ दिया जाता है, लोकल ट्राइबल कल्चर के। तो इसलिए सेक्रेड ग्रूव जो है वो ट्राइब्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं है ये हम नहीं समझ सकते, क्योंकि इसको कैलकुलेट करने का कोई मापदंड नहीं है, कोई डिग्री नहीं है जो हम दे सकें कि भाई 80% इम्पॉर्टेंट है या 90% इम्पॉर्टेंट है। और इसका आप ये एग्जांपल ले लीजिए कि आपके लिए आपके गांव के मंदिर के जो देवता हैं या फिर आपके लिए आपके कुल देवता हैं वो कितना इम्पोर्टेंट है, ये आपके एरिया के कलेक्टर को क्या पता। उनके मन में वो भाव नहीं है जो आपके मन में आपके देवता के लिए, तो वो कैलकुलेट ही नहीं कर सकते। तो ये जो है ये कंस्ट्रेंट्स हैं ऑब्जेक्टिविटी के। ऑब्जेक्टिव होके हम कभी है ना सीक्रेट ग्रूव्स की भावना नहीं समझ पाएंगे। लोकल लोगों की उनके लोकल डीटी या फिर उनके कुल देवता या फिर उसके जो लोक देव होते हैं वहाँ के, तो उनके मन, उन लोगों के मन में उनके प्रति क्या भाव है वो हम कभी ऑब्जेक्टिव होके नहीं सीख सकते। और ये गवर्नेंस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। यूटिलिटी ऑफ इंट्यूशन एंड एबिलिटी। कभी कभार क्या होता है कि इंट्यूशन बहुत ज़रूरी होता है। रूल्स के अकॉर्डिंग आपको बोल दिया गया आपको ऐसा करना है, बट आपको इंट्यूशन हो रहा है कि नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, इतना टाइम नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई डिज़ास्टर मैनेजमेंट है, अब आपको इंट्यूशन हो रहा है कि बहुत भयंकर डिज़ास्टर हो सकता है कभी भी, और रूल्स में ऐसा लिख रखा है कि पहले उस सेंटर से परमिशन लेनी है फिर ऐसा करना है। अगर आप इस पूरे प्रोसेस के थ्रू गए तो टाइम लग जाएगा और कुछ घंटों में ही जो बाढ़ का पानी आपके ज़िले तक पहुँच के बहुत तबाही मचा देगा। और आपका इंट्यूशन जो ये कह रहा था कि आपको डायरेक्ट एक्शन ले लेना चाहिए, वो आप एक्शन नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपको रूल्स के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, क्योंकि आप ऑब्जेक्टिव हैं। तो आपकी जो सुपीरियर एबिलिटी है गवर्नेंस करने की, ठीक है, हो सकता है कि आपके जो सीनियर बैठे हों उनसे भी ज़्यादा एबिलिटी आपके अंदर, टैलेंट आपके अंदर नेचुरल ज़्यादा है, लेकिन आपको सुपीरियर्स के डिसीजन का इंतज़ार करना पड़ेगा। ये ऑब्जेक्टिविटी की एक खामी है। रिस्क टेकिंग एंड इनोवेशन, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट है। एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट मतलब कुछ ऐसा करने की स्पिरिट जो पहले नहीं हुआ। एंटरप्रेन्योर्स कौन होते हैं? वो जो कुछ ऐसा बिजनेस खोलते हैं जो पहले नहीं चल रहा होता, ठीक है। ऑनलाइन मोड का आपने एजुकेशन फैलाया और ऐसा फैलाया कि पहले ऑनलाइन मोड होता ही नहीं था, तो ये एक एंटरप्रेन्योरियल आइडिया था, या आप एंटरप्रेन्योर हैं ऐसे में। तो एंटरप्रेन्योर बनने के लिए आप में एक कुछ नया करने की कैपेसिटी, इच्छा या स्पिरिट होनी ज़रूरी है। तो आप कुछ भी नया नहीं कर पाएंगे, रूल्स के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। तो ऐसे में आप बहुत ऑब्जेक्टिव होके रह जाएंगे। रूल्स बिकम्स एंड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप जितना भी हो सके उतना ही इम्पोर्टेंट समझ लीजिए।
रूल्स बिकम्स एंड्स। जो रूल्स लिखे हुए हैं ना, एग्जैक्ट जो रूल लिखे हुए हैं, जिन हिसाब से जिनके कल्याण के लिए बनाए गए हैं, उन्हीं को हम फाइनल मान लेते हैं। हम सोचते हैं कि बस यही है फाइनल और इसके आगे और कुछ भी नहीं है। रूल्स को लिटरली ले लेते हैं उनकी स्पिरिट को समझ के उनके ऊपर काम करने के बजाय। तो फॉलोइंग द वर्ड इंस्टेड ऑफ स्पिरिट ऑफ लॉ। तो स्पिरिट ऑफ लॉ है जन कल्याण। हर लॉ को एक ही काम से बनाया गया है, जन कल्याण के लिए। लेकिन कभी कभार जन कल्याण में वही बाधा आ जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए अब जन कल्याण के लिए सरकार बनाई गई है। सरकार की सेवा जो है, सरकार में जो लोग हैं वो हमारी सेवा के लिए हैं, लेकिन वो लोग अच्छे से काम कर पाएँ इसलिए उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोटोकॉल बना दिए गए हैं ताकि वो जल्दी से जल्दी जगहों पे पहुंच पाएँ। इसलिए कभी कभार ट्रैफिक रोक दिया जाता है सीनियर लीडर्स के लिए, जो नेता होते हैं उनके मूवमेंट के लिए, ताकि वो जल्दी से जल्दी टाइम पे पहुंच पाएँ जगह पे और अच्छे डिसीजंस लेके हमारा भला कर सकें। लेकिन अब इसको आप बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ले लोगे और आपने नेता के चक्कर में ट्रैफिक रुकवा दिया, और ट्रैफिक में एक एम्बुलेंस में कोई गंभीर बीमारी से परेशान या फिर एक्सीडेंट में जो आया हुआ एक बंदा है जिसको हॉस्पिटल ले जाया जा रहा है, और उसको आपने रुकवा दिया नेता के चक्कर में, उनके ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सेफ रखने के चक्कर में, और ऐसे में वो आदमी मर गया। तो आप ऐसे में लॉ को लॉ के शब्दार्थ पर चले गए, आप लॉ के भावार्थ पर नहीं गए। आपको इसमें जो कानून है उसके भावार्थ तक जाना होगा, और ऐसे में आपको उस वक्त डिसीजन लेना होगा। तो एक ऑब्जेक्टिव होकर आप ये डिसीजन नहीं ले पाओगे, सब्जेक्टिव आपको होना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो आपको लॉ ही फॉलो करना है। फिर वैल्यू न्यूट्रलिटी मेक्स यू टू रिजिड। जब आप वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है ना, तो आप बहुत ज़्यादा रिजिड हो जाते हो और बहुत ज़्यादा मैकेनिकल हो जाते हो, और जो इंडिविजुअलिस्टिक मोटिवेशन होता है ना वो आप खो देते हो। अब आपकी वैल्यू न्यूट्रलिटी है कि आपकी महिलाओं के मुद्दों को लेकर आप बहुत ज़्यादा संवेदनशील हो, ठीक है। तो ये आपके फ़ायदे में भी काम करेगा। अगर आपका इंडिविजुअलिस्टिक मोटिवेशन आपको जो मिल रहा है ना, वो आपको इन्हीं मुद्दों से मिल रहा है, आप महिलाओं के मुद्दों में बहुत ज़्यादा भावनात्मक है या फिर संवेदनशील है, तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे। महिलाओं के क्राइम जो हैं, महिलाओं से रिलेटेड जो क्राइम है, उनमें आप बहुत ज़्यादा अच्छे डेडिकेटेड होके उन क्राइम्स को कम कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्टिविटी में जो वैल्यू न्यूट्रलिटी होती है, कभी कभार वो बाधा भी बन जाती है, हमेशा ही फ़ायदा नहीं होता। जो ऑब्जेक्टिविटी है ये बिल्कुल दो धारी तलवार है, इसके फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं, और दोनों में बहुत ही परफेक्ट बैलेंस बना के हमें चलना पड़ेगा एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए। अब हम लिमिटेशंस को ओवरकम कैसे करना है, कमियां देख लिया, हम फ़ायदा देख लिया ऑब्जेक्टिविटी का, नुकसान देख लिया। अब हम देखेंगे कि इन नुकसानों से आगे कैसे बढ़ सकते हैं। नुकसानों से आगे बढ़ने के लिए हमें कमिटेड ब्यूरोक्रेसी चाहिए। एक ऐसी ब्यूरोक्रेसी चाहिए जो कि कमिटेड है अपने काम को लेके। और कमिटेड ब्यूरोक्रेसी का क्या मतलब होता है कि मतलब वो किसी भी हद तक जाने को तैयार है उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जो कि है जन कल्याण। तो कैसे बना सकते हैं हम कमिटेड ब्यूरोक्रेसी? सबसे पहले तो हमें लीडरशिप स्किल्स चाहिए लोगों में, जैसे कि टीएन सेशन का हम एग्जांपल ले सकते हैं, जो कि इलेक्शन कमीशन के जब हेड बने थे तो उन्होंने पूरा मतलब जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसको लेके आए, और वो बिल्कुल भी किसी भी प्रकार की कोई भी ढिलाई इलेक्शन में जो बर्दाश्त नहीं करते थे। उसके अलावा कंपैशन चाहिए लोगों में। अगर ब्यूरोक्रेसी में कंपैशन होगा तभी तो वो लोगों के दुख दर्द को समझ के उन पर एक्शन लेंगे। कंपैशन ही नहीं होगा ब्यूरोक्रेसी में तो उन लोगों के दुख दर्द से कोई मतलब ही नहीं रहेगा उनको। जैसे कि आर्मस्ट्रॉन्ग पामे का यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं, ARMSTRONG, आर्मस्ट्रॉन्ग PAME। आर्मस्ट्रॉन्ग पामे ये एक IAS ऑफिसर हैं जिनको जब पता चला, नागालैंड के हैं, आई एम नॉट श्योर, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, नागालैंड के ही है, पर ये नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से किसी एक स्टेट के हैं। और उनको जब पता चला कि एक पहाड़ के कारण कनेक्टिविटी पुअर हो रही है दो जगहों की, तो इन्होंने 100 किलोमीटर लंबी एक रोड बनवाई, खुद पैसे देके, लोगों से क्राउड फंडिंग करवा के और अलग अलग लोगों को जुड़वा के। तो इन्होंने क्या किया कि दोनों पॉइंट्स के बीच में जब ये रोड बन रही थी तो इन्होंने जितने भी रास्ते में गांव आते थे, जिला डिस्ट्रिक्ट आते थे, और जो तहसील आती थी, उन जगह जगह पे जाके लोगों को मोटिवेट किया, उन्हें समझाया कि इसका कितना बड़ा फ़ायदा होगा। और वहाँ के लोग इनके साथ जुड़ के खुद गाँव के लोगों ने अपने लोगों को काम के लिए भेजना शुरू किया, और मात्र 5 लाख रुपए में इन्होंने ये 100 किलोमीटर लंबी रोड बना दी और इसका नाम रखा पीपल्स रोड।
तो इन्होंने ये जो काम किया वो इसीलिए कर पाए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंपैशनेट थे। गाँव के लोग इनके मुद्दे से जुड़े, उन्होंने देखा कि ये इंसान हमारे लिए इतना पेन ले रहा है, तो उन्होंने अपने बंदे भेजे कि तुम जाके काम करो। जब यहाँ काम चल रहा होता था तो यहाँ के आसपास के गांव के लोग भेज दिए जाते थे, यहाँ काम चल रहा होता था तो यहाँ के आसपास के गांव के लोग भेज दिए जाते थे। ये रास्ते में जितने भी जगहें थी, वहाँ के जो लोकल कॉन्ट्रैक्टर्स थे, वर्कर्स थे, वो खुद फ्री में इनको अपने बंदे भेजते थे, मशीन्स भेजते थे, माल भेजते थे, और ऐसे में ये एक लोगों को जोड़ के इतना बड़ा प्रोजेक्ट लीड कर पाए। बाकी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये तो इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है जहाँ जाए आप आंसर में यूज़ कर सकते हैं। इसमें लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, इक्वालिटी, ये जो तीनों भावनाएं हैं ये होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक ब्यूरोक्रेसी के अंदर। इक्वालिटी की भावना, ब्यूरोक्रेसी के लोग अपने आप को ऊँचे ना समझने लग जाए, लोगों के बराबर समझे। तो उसके बाद हम चलते हैं कि कैसे हम ऑब्जेक्टिविटी को समाज में बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना सकते हैं हम ब्यूरोक्रेसी को। सबसे पहले ट्रांसपेरेंसी, जितनी ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी होगी हमें पता होगा काम कैसे चल रहा है, हम पूरे काम को देख सकेंगे। तो जब हमें पता होगा तो जानबूझ के हर सरकारी कर्मचारी को बिल्कुल बाय दी रूल ही चलना होगा, तो इसलिए वो ट्रांसपेरेंट बन पाएंगे। ट्रांसपेरेंट बनने का सबसे अच्छा तरीका है सुओ मोटो डिस्क्लोजर कर देना, RTI फाइल कर देना बिना मांगे ही। तो सबसे अच्छा तरीका है फाइल नहीं करना, मतलब जो इन्फॉर्मेशन होती है वो जैसे एक पोर्टल पे डाल देना, जैसे जन सूचना पोर्टल जो हमने देखा राजस्थान का, बिना मांगे ही दे देना, या फिर उसके बाद RTI आने पर दे देना। उसके बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। जितना ज़्यादा आप अकाउंटेबल होंगे अपने कर्म के प्रति, आपने जो भी काम किया है, उतनी ही ज़्यादा आप ढंग से ऑब्जेक्टिवली काम कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए जैसे ही सड़क बनी, सड़क बनते ही सोशल ऑडिट हो रही है उस सड़क का, जहाँ से भी वो सड़क जा रही है हर जगह के लोग, लोकल लोग, ग्रामीण लोग आए वहाँ पे, और उन सब के सामने इंस्पेक्टर को बुलवा के, सड़क के इंस्पेक्टर को, रोड इंस्पेक्टर्स को बुलवा के उस रोड का इंस्पेक्शन करवाया जा रहा है। वहीं पे कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स को भी खड़ा किया जा रहा है कि आप यहीं खड़े हुए यार, आपके सामने इंस्पेक्शन होगा। और गाँव के, तहसील के, कस्बे के सभी लोगों को, जहाँ से वो सड़क गुजर रही है, उन सब लोगों को बुलाया, उनके सामने हो रहा है। तो वहाँ पे अकाउंटेबिलिटी बहुत अच्छे से टेस्ट हो पाएगी और हर कोई इंसान अच्छे से काम करके अकाउंटेबल हो पाएगा। तो टाइमली जस्टिस हो पाएगा, इनकलकेट टाइमली जस्टिस हो पाएगा। अकाउंटेबिलिटी, जैसे मान लीजिए जुडिशरी अकाउंटेबल हो जाए इस टाइम को लेके, तो टाइमली जस्टिस हो पाएगा। जो इंक्वायरी करते हैं पुलिस वाले वो अकाउंटेबल हो जाए तो टाइमली जस्टिस हो पाएगा। तो इसका एक फ़ायदा है अकाउंटेबिलिटी। इनकलकेट करेगा साइंटिफिक टेम्परामेंट, अगर लोगों के अंदर हम इनकलकेट कर पाएँ साइंटिफिक टेम्परामेंट, तो वो फैक्ट्स के आधार पर सोचेंगे, साइंटिफिकली सोचेंगे चीज़ों को, भावनाओं में बह के डिसीजन मेकिंग नहीं करेंगे, तो वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बन पाएंगे। क्रिटिकल थिंकिंग एबिलिटी अगर हम में डेवलप हो जाए, हर चीज़ में हम अंदर उसमें क्यों का सवाल पूछ पाएंगे, ऐसा ही क्यों हो रहा है, तो हम उसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बना पाएंगे।